दोस्तों, आज आप सुनेंगे अगाथा क्रिस्टी के नॉवल मिरर क्रैक्ड फ्रॉम साइड टू साइड का तीसरा और आखिरी भाग। अगर आपने इसके पहले के दोनों भाग अभी तक नहीं सुने हैं तो उनको सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 15। डरमॉट क्रैडॉक ने अपनी नोटबुक में लिखे आखिरी नाम और पते पर नजर डाली। ये था मार्गॉट बेंस नाम की उस फोटोग्राफर लड़की का। कुछ ही देर में वो मार्गॉट के घर पर था। वहां उसकी मुलाकात हुई एक नौजवान से। क्रैडॉक ने उससे कहा, मैं मिस मार्गॉट बेंस से मिलने आया हूँ। ओहो मार्गॉट, अगर आप आधा घंटा पहले आते तो आपकी मुलाकात उससे हो जाती। वो फैशन ड्रीम के मॉडल्स की कुछ तस्वीरें लेने गई हुई है। वैसे आप किस तरह की तस्वीरें उतरवाना चाहते हैं, पर्सनल या फिर कमर्शियल? डरमॉट ने कोई उत्तर न देकर अपना कार्ड उस लड़के के हाथ में थमा दिया। ओह, तो आप CID से हैं, लेकिन फिर आप मार्गॉट से मिलने क्यों आए हैं? क्या आप उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं? जी नहीं, मैं बस एक दो सवालों के जवाब चाहता हूं उससे। दरअसल हाल ही में मिस बेंस एक अपराध की गवाह रही हैं जो मच बेनहम के पास हुआ था, सेंट मैरी मीड नाम के गांव में। ओह हाँ, मुझे याद आ गया। ठीक है, मैं आपको वहां ले चलता हूं जहां पर वो शूट कर रही है। मेरी कार घर के बाहर ही खड़ी है, आइए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मिस्टर। जी, मेरा नाम जेथरो है, जॉनी जेथरो। मिस्टर जेथरो ने क्रैडॉक को बड़ी ही फुर्ती से उसकी मंजिल पर पहुंचा दिया। एक घर के सामने फुटपाथ पर एक दृश्य फिल्माया जा रहा था। दो लड़कियां पोज दे रही थीं और मार्गॉट बेंस उनकी तस्वीरें उतार रही थी। जेथरो ने पीछे से आवाज लगाई, हाय मार्गॉट, मैं तुम्हें किसी से मिलाने लाया हूँ। ये हैं चीफ इंस्पेक्टर क्रैडॉक, CID से। लड़की की आंखें झट से डरमॉट की तरफ घूमी। इंस्पेक्टर को लगा था कि उन नजरों में कहीं किसी चिंता या परेशानी की झलक होगी, लेकिन वहां उसे कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं दिया। ये किसी भी जासूस इंस्पेक्टर का नाम सुनकर चेहरे पर आने वाला भाव था। वो एक दुबली पतली सी लड़की थी। उसके शरीर पर बस हड्डियां ही हड्डियां चमक रही थीं, लेकिन कुल मिलाकर देखने में ठीक ठाक सी थी। जी कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ इंस्पेक्टर? मैं आपसे गॉसिंगटन हॉल में हुए उस हादसे के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ मिस बेंस। जहाँ तक मुझे याद है आप वहाँ तस्वीरें उतारने गई थीं। जी हाँ, गई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। तो बताइए इंस्पेक्टर, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? क्या मुझे आपके साथ स्कॉटलैंड यार्ड चलना होगा? जी नहीं, वैसे अगर आप जाना चाहें तो और बात है, लेकिन आपके स्टूडियो में भी ये बात हो सकती है। तो ठीक है, मेरे स्टूडियो ही चलते हैं, लड़की ने कहा। मेरी कार वहाँ सड़क के पास ही खड़ी है। फिर वो तेजी से फुटपाथ की तरफ चल दी। क्रैडॉक उसके पीछे पीछे था और जेथरो वहीं रुक गया था। स्टूडियो पहुंचने के बाद जब दोनों बैठ गए तो मार्गॉट ने कहा, जी आप कहिए। देखिए मिस, मेरे ख्याल से जिस दिन ये मौत हुई आप वहाँ तस्वीरें ले रही थी। क्या आपको एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर की हैसियत से बुलाया गया था? जी हाँ इंस्पेक्टर, वो चाहते थे कि उनकी तस्वीरें खास तरह की हों। मैं इसी तरह का काम करती रहती हूँ। मैंने कई बार फिल्म स्टूडियोज़ के लिए भी काम किया है, लेकिन इस बार मैंने मेले की कुछ तस्वीरें ली और फिर उसके बाद मरीना और जैसन रड से भेंट के लिए आने वाले कुछ लोगों के फ़ोटो लिए। बस यही काम था मेरा। जी मैं समझ सकता हूँ। वैसे आपका कैमरा क्या सीढ़ियों की तरफ था? जी हाँ, कुछ देर के लिए उसी तरफ था। वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छा एंगल मिल रहा था। और मिस, जहाँ पर आप खड़ी थी, क्या वहाँ से आपको मरीना ग्रेग अच्छी तरह से दिखाई दे रही थी? जी हाँ इंस्पेक्टर, बहुत अच्छी तरह से। और जैसन रड? वो बीच बीच में कभी कभार दिख रहे थे, लेकिन वो वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक रहे थे। वहाँ पीने पिलाने और लोगों के बीच मुलाकातें करवाने का दौर चल रहा था। लोकल लोगों को बड़ी हस्तियों से मिलवाया जा रहा था। बस यही सब हो रहा था। हालांकि मैंने उस औरत को नहीं देखा जिसकी मौत हुई। अच्छा मिस, क्या आप आर्डविक फैन नाम के आदमी को जानती हैं? जी हाँ इंस्पेक्टर, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो TV नेटवर्क फिल्में वगैरह भी करता है। क्या आपने उसकी तस्वीर भी ली थी? जी हाँ, जब वो लोला ब्रोएस्टर के साथ ऊपर आ रहा था तब ली थी। वो भी मेयर के तुरंत बाद ही आए होंगे? जी हाँ, मेरे ख्याल से तो ऐसा ही हुआ था इंस्पेक्टर। तो मिस, क्या आपने ध्यान दिया कि उस एक पल में मरीना ग्रेग थोड़ी बेचैन सी हो गई थी? क्या आपने उसके चेहरे पर कोई भी अलग से दिखने वाले भाव देखे थे? मार्गॉट बेंस आगे झुकी और उसने सिगरेट बॉक्स से एक सिगरेट निकालकर सुलगा ली। उसने कोई जवाब नहीं दिया और डरमॉट ने भी उस पर दबाव नहीं डाला। कुछ देर बाद वो अचानक बोली, आपने मुझसे ये सवाल क्यों पूछा? क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है मिस, जिसके लिए मैं एक बहुत ही भरोसेमंद जवाब पाना चाहता हूँ। तो क्या आपको ये लगता है इंस्पेक्टर कि मेरा वो जवाब पूरी तरह से भरोसेमंद होगा? जी हाँ, असल में मुझे लगता है कि आपको लोगों के चेहरे बहुत ही पास से देखने, उनके चेहरों पर बदलने वाले भावों को परखने और कुछ खास पलों को पकड़ने की कला अच्छी तरह से आती होगी।
तो बताइए, क्या आपने वहां पर ऐसा कुछ देखा था? क्या किसी और ने भी ये चीज़ देखी है इंस्पेक्टर? जी हाँ मिस, एक से ज़्यादा लोगों ने देखा। तो बाकी लोगों ने आपको इस बारे में क्या बताया है? एक आदमी ने मुझे ये बताया कि उसे ऐसा लगा मानो वो बेहोश होने वाली थी। एक दूसरे आदमी ने कहा कि वो एकदम भौचक्की रह गई थी, और किसी और ने कहा कि उसका चेहरा एकदम पथरा गया था। अब आप बताइए कि आपको कैसा महसूस हुआ था? मार्गॉट एक पल तक कुछ सोचती रही, फिर बोली, मैं आपको कुछ दिखाकर इस बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। 1 मिनट रुकिए। फिर उसने पर्दे को एक तरफ खींचा और कुछ पलों के लिए उसके पीछे ओझल हो गई। जब वो वापस आई तो उसके हाथ में एक तस्वीर थी। ये एक ग्लॉसी प्रिंट था। इंस्पेक्टर ने उसे गौर से देखा। ये मरीना ग्रेग की सुंदर सी तस्वीर थी। उसके हाथ सामने खड़ी औरत के हाथों में गुंथे थे, इसलिए कैमरे की तरफ उस औरत की पीठ थी। लेकिन मरीना ग्रेग उस औरत को नहीं देख रही थी, कैमरे को भी नहीं देख रही थी। उसकी आंखें बाईं तरफ को थोड़ा सा झुकी हुई थीं। डरमॉट क्रैडॉक को ये बात बड़ी ही दिलचस्प लगी कि उस चेहरे से कोई भाव प्रकट नहीं हो रहे थे, ना कोई डर और ना ही कोई पीड़ा। वहां दिखाई गई महिला बस किसी को देख रही थी, कुछ ऐसा जो उसे दिखा, और उसे देखने से उसके मन में जो भाव उठे वो किसी भी हाल में उसके चेहरे से प्रकट नहीं हो रहे थे। बेंस ने उससे कहा, अब आपको तसल्ली हो गई? जी हाँ, बहुत मेहरबानी आपकी। क्या मैं इस तस्वीर को अपने पास रख सकता हूँ? जी हाँ, रख लीजिए, मेरे पास तो नेगेटिव है। आपने इसे प्रेस के पास नहीं भेजा अभी तक? जी नहीं। क्यों भला? ये तो बड़ी ही नाटकीय सी तस्वीर है। किसी भी अखबार से आपको इसके लिए अच्छी कीमत मिल जाएगी। जी नहीं इंस्पेक्टर, मैं ऐसी बातों की परवाह नहीं करती। मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है। अच्छा मिस बेंस, ये बताइए, क्या आप मरीना ग्रेग को जानती थीं? जी नहीं। क्या आप स्टेट से नहीं आई हैं? मेरा जन्म इंग्लैंड में हुआ था इंस्पेक्टर, हालांकि मैंने ट्रेनिंग अमेरिका में ली। मैं यहाँ करीब 3 साल पहले आई थी। आपने अपनी ट्रेनिंग कहाँ पर ली मिस बेंस? जी, रीन गार्डन स्टूडियोज़ एंड एंड्रूकविलप में। क्रैडॉक अचानक चौंक सा पड़ा। इस नाम ने जैसे कई यादों को ताज़ा कर दिया था। फिर उसने कहा, आप 7 स्प्रिंग्स में रहती थी, है ना? लड़की हैरान होकर उसे ताकने लगी। आप तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। क्या आप मेरे ऊपर नज़रें रखे हुए हैं? देखिए मिस बेंस, आप एक जानी मानी फोटोग्राफर हैं। आपके बारे में कई आर्टिकल्स भी छपे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप इंग्लैंड क्यों आई? मार्गॉट ने कंधे झटके और बोली, बस यूं ही, फॉर अ चेंज। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि मेरा जन्म इंग्लैंड में हुआ, लेकिन जब मैं स्टेट्स आई तो बहुत छोटी थी। इंस्पेक्टर के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कुराहट उभर आई। हाँ, कह सकते हैं कि आप बहुत छोटी रही होंगी। और मैं आपको बता दूं मिस बेंस कि इस बात में मुझे बहुत दिलचस्पी है। बल्कि मैं तो ये चाहूँगा कि अगर आप मुझे कुछ और भी बताना चाहें तो ज़रूर बताएं। लड़की का चेहरा एकदम से सख्त हो गया और वो उसे घूरने लगी। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? क्रैडॉक ने उसकी तरफ देखा और कहने का खतरा मोल लेने का ही फैसला किया। कहने को वैसे बहुत ज़्यादा नहीं था। रीन गार्डन स्टूडियो एंड एंड्रूकविलप और एक शहर का नाम, लेकिन उसे लगा मानो बूढ़ी मिस मार्पल उसके कंधे पर सवार होकर उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही हो। उसने कहा, मुझे लगता है मिस बेंस कि आपने मरीना के बारे में जो भी मुझे बताया है, असल में आप उसे उससे कहीं ज़्यादा जानती हैं। लड़की हंस दी। तो ठीक है, साबित करके दिखाइए। इंस्पेक्टर ने कंधे उचकाए और बोला, छोड़िए भी मिस बेंस, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप सच को कबूल कर लें? क्योंकि सिर्फ थोड़ा सा समय और ध्यान लगाकर मैं इस बात को चुटकियों में साबित कर सकता हूँ। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप खुद ही मान लें कि मरीना ने किसी समय आपको गोद लिया था और आप 4 साल तक उसके साथ रही हैं। मार्गॉट ने एक गहरी फुंकार के साथ सांस छोड़ी। हाँ, बड़े ही कमीने हो तुम इंस्पेक्टर। लेकिन अब जब तुम सब कुछ जान ही गए हो तो ठीक है, ये बात पूरी तरह से सच है। मरीना ग्रेग मुझे अपने साथ अमेरिका ले गई थी। मेरी माँ के 8 बच्चे थे। वो कहीं झोपड़पट्टी वाले इलाके में रहती थी। वो भी उन सैकड़ों लोगों में से थी जो अक्सर किसी मशहूर फिल्मी हस्ती को खत लिखकर ये बताते हैं कि वो उनके कितने बड़े फ़ैन हैं, और फिर उनसे विनती करते हैं कि वो उनके किसी बच्चे को गोद ले लें, क्योंकि वो अपने बच्चों को सारी सुविधाएं नहीं दे सकते। कितना बकवास ड्रामा होता है ये सब। इंस्पेक्टर ने उसे बड़े ही ध्यान से देखा और बोला, आप 3 लोग थे, 3 अलग जगहें और 3 अलग जगहों और अलग अलग टाइम पर 3 बच्चे गोद लिए गए थे, है ना? जी हाँ इंस्पेक्टर, एक मैं थी, एक रॉड और एक एंगस। एंगस मुझसे बड़ा था और रॉड तो एकदम बच्चा ही था। हमारा जीवन बड़ा ही शानदार था, वाकई एक अद्भुत जीवन। सारी सुख सुविधाएं हमारे लिए मौजूद थीं।
कपड़े और गाड़ियाँ, रहने के लिए अच्छा सा घर, देखभाल के लिए लोग, अच्छी पढ़ाई लिखाई और टेस्टी खाना, सब कुछ एक के बाद एक मिलता चला गया। और वो बनी हमारी मॉम, द मॉम, अपना रोल निभाती हुई, हमें दुलारती हुई, हमारे साथ तस्वीरें खिंचवाती हुई। आहा, कितना भावुक दृश्य होता था वो। लेकिन मिस मार्गोट, मरीना तो सच में बच्चों से प्यार करती थी। तो आपके कहने का क्या ये मतलब है कि ये उसके लिए सिर्फ पब्लिसिटी का एक स्टंट था? जी हाँ, मेरे ख्याल से तो यही सच था। उसे बच्चे चाहिए थे, लेकिन वो हमें नहीं चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं। ये सब कुछ उसके शानदार जीवन का बस एक छोटा सा हिस्सा था। मेरे पास अपना परिवार है, ये सब कुछ कितना अच्छा लगता है। हाँ, और मिस्टर इजी ने उसे ऐसा करने दिया, पता नहीं क्यों। क्या इज़िडोर राइट ही इजी है? जी हाँ, वही है, उसका तीसरा या चौथा पति। मुझे तो ये भी याद नहीं कि कौन सा था। वो एक अच्छा आदमी था। कभी कभी उसे हमारी चिंता भी होती थी। वो हमारे लिए दयालु रहता था, लेकिन उसने कभी पिता होने का नाटक नहीं किया। वो तो बस अपने लेखन के लिए समर्पित था। मैंने उसकी लिखी चीज़ें पढ़ी भी हैं। अच्छा लिखता है। शायद एक दिन लोग उसे अच्छे लेखक के रूप में जानेंगे। और ये सब कब तक चला मिस बेंस? जब तक वो इस खेल से तंग नहीं आ गई इंस्पेक्टर। या फिर ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि जब उसे ये पता चला कि वो अपने खुद के बच्चे की माँ बनने वाली थी। तो बस हमारा खेल खत्म। अब उसे हमारी क्या ज़रूरत थी? इसीलिए उसने हमारी परवाह करना भी बंद कर दिया। उसने बड़ी ही खूबसूरती से हमें अपनी दुनिया से परे धकेल दिया। एक घर, एक धाय, पढ़ाई के लिए और दुनिया में पैर जमाने के लिए थोड़ा सा पैसा, बस मानो हमें पेंशन देकर विदा कर दिया हो। कोई नहीं कह सकता कि उसने हमारे साथ कोई धोखा किया या प्यार से पेश नहीं आई, लेकिन उसने हमें कभी चाहा भी नहीं। वो तो बस अपना एक बच्चा चाहती थी। लेकिन आप उसे इस बात के लिए दोषी तो नहीं ठहरा सकती ना मिस? मैं उसे इस बात के लिए दोषी नहीं ठहरा रही इंस्पेक्टर कि वो अपने लिए बच्चा क्यों चाहती थी। लेकिन हमारे बारे में क्या? वो हमें हमारे माता पिता से दूर ले गई, उस जगह से दूर ले गई जहां से हमारा नाता था। मेरी माँ ने मुझे उसे बेचा, लेकिन उसने अपने फायदे के लिए नहीं बेचा था। उसने मुझे बेचा क्योंकि उस मूर्ख औरत को लगा कि मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई, जीवन और माहौल मिल जाएगा। उसे लगा कि वो मेरे लिए एक बेहतर कदम उठा रही है। मेरे लिए बेहतर? हाँ, काश कि वो जान पाती कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं देख पा रहा हूँ मिस बेंस कि आपके मन में अभी भी बहुत गुस्सा भरा हुआ है। जी नहीं, अब पहले जितनी कड़वाहट नहीं रही है इंस्पेक्टर। मैं इस बात से काफी हद तक उबर चुकी हूँ। आज कड़वाहट थोड़ी ज्यादा इसलिए आ गई क्योंकि आपके सामने उन बीते दिनों को याद कर रही हूँ। वैसे भी ये बातें भुलाने वाली तो हैं नहीं। हम सभी इसे भुला नहीं सकते, पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं। क्या आप तीनों इसी तरह से सोचते हैं मिस? रॉड के बारे में मैं नहीं कह सकती। उसे किसी बात की परवाह नहीं है। वैसे भी वो उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन एंगस को भी मेरी ही तरह महसूस होता है। बस मुझे ये लगता है कि उसके अंदर बदले की भावना मुझसे कहीं ज्यादा है। उसने एक बार ये भी कहा था कि जब वो बड़ा होगा तो वो उसके बच्चे को मार देगा। क्या आप बच्चे के बारे में जानती थी? हाँ, बेशक मुझे पता था, और सभी जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। वो तो उसके आने की खबर से ही बस बौरासी गई। लेकिन जब वो पैदा हुआ तो वो दिमागी तौर पर विकलांग था। लेकिन उसके बाद भी वो हमें अपने जीवन में दोबारा से नहीं चाहती थी। उसने हम लोगों के साथ जो किया उससे बदतर पूरे जीवन में कोई नहीं कर सकता। पहले बच्चों को ये यकीन दिलाओ कि कोई उन्हें प्यार करता है, चाहता है, और फिर उन्हें ये कहो कि ये सब कुछ एक तमाशा था। क्या वाहियात बकवास है ये। अच्छा, बाकी दोनों बच्चों के साथ क्या हुआ मिस बेंस? हम सब तितर बितर हो गए थे। फिलहाल रॉड कहीं मिडिल वेस्ट में खेती कर रहा है। उसका स्वभाव बहुत ही खुशनुमा रहा है, और एंगस का मुझे कोई अता पता नहीं है। ठीक है मिस, ये बताइए कि क्या उस दिन मरीना ग्रेग आपको देखकर दंग रह गई थी, या उसने जानबूझकर यह इंतजाम करवाया था कि उस प्रोग्राम की तस्वीरें आप लें? मरीना ग्रेग? उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है। मैं उससे मिलने के लिए बेताब थी, इसलिए ये काम पाने के लिए मैंने हाथ पैर मारे। मैं स्टूडियो के कुछ लोगों को जानती हूँ। मैं ये देखना चाहती थी कि वो आजकल कैसी दिखती है। और पता है आपको, उसने मुझे पहचाना तक नहीं। मैं उसके साथ 4 साल तक रही। 5 साल से 9 साल की उम्र तक मैं उसी के साथ थी, और देखिए, उसने मुझे पहचाना तक नहीं। आपने उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताया? जी नहीं, कुछ नहीं बताया, और बताने वाली भी नहीं हूँ। ठीक है मिस बेंस, एक सवाल और। क्या आपके मन में कभी उसे जहर देने का विचार नहीं आया? लड़की का मूड अचानक से बदल गया और वो जोर जोर से हंसने लगी। आप भी कैसे मजाकिया सवाल पूछ रहे हैं इंस्पेक्टर, लेकिन शायद ऐसा करना आपके काम का एक हिस्सा है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाकर कह सकती हूँ कि मैंने उसे नहीं मारा है, समझे आप?
लेकिन शायद आप ये जानती हो मिस कि ये किसका काम है? जी नहीं इंस्पेक्टर, मैं आपको यकीन दिलाकर कह सकती हूँ कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। ये बात तो पक्की है कि कोई मरीना के खून का प्यासा है, लेकिन वो कौन है इसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अध्याय 16 भाग 1। मिस मार्पल की नौकरानी चेरी और उसका पति अपने छोटे से घर में बैठे हुए बातें कर रहे थे। चेरी अपने पति जिम से कह रही थी, जिम, मैं इन पड़ोसियों से तंग आ गई हूँ। ये हमेशा शिकायतें करते रहते हैं और चिड़चिड़ी तरह से बात करते हैं। इनकी वजह से मैं अपना मनपसंद म्यूजिक भी नहीं चला सकती। और जरा इनकी बिल्ली को तो देखो, हमारे गार्डन की सारी क्यारियां खोद जाती है, एक भी पौधा लगने नहीं दे रही है। मैं तो इस जगह से बिल्कुल उकता गई हूँ जिम। उसके पति जिम ने जवाब दिया, हाँ ये बात तो है, ये लोग परेशान तो बहुत करते हैं। हमारे पुराने घर हडर्सफील्ड में हमें पड़ोसियों से कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ वही तो जिम, वहाँ पर ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं था। वहाँ कुछ भी किसी भी टाइम करने की पूरी आज़ादी थी। आपकी मुसीबत में सामने वाला मदद करता था, और अगर उसे कोई मुसीबत होती थी तो आप मदद करते थे, लेकिन दूसरों के मामले में कोई टांग नहीं अड़ाता था। ये तो न्यू एस्टेट जैसे इलाके में ही लोग अपने पड़ोसियों को नीची निगाहों से देखते हैं। या फिर एक कारण ये भी हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर नए हैं। यहाँ तो हर टाइम पीठ पीछे बुराई करना, बातों के बतंगड़ बनाना, काउंसिल को शिकायत करना, बस ऐसे ही नाटक होते रहते हैं। हाँ ये तो तुमने सही कहा चेरी। जिम, क्या तुमको यहाँ पर अच्छा लगता है? भाई नौकरी तो मेरी ठीक ठाक ही है, वैसे भी हमें ये घर नया मिला है। अगर इसमें थोड़ी जगह और होती तो मैं इसमें एक वर्कशॉप बना लेता। हाँ ये छोटा भी बहुत है जिम, पहले तो मुझे ये अच्छा लगा था, लेकिन अब मेरा जी इससे बिल्कुल उकता गया है। वैसे अपने आप में घर तो ठीक है, नीला रंग भी अच्छा है और बाथरूम भी ठीक है, लेकिन मुझे आसपास के लोग और यहाँ का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अभी उसी दिन की बात लो, लिली प्राइस और हैरी में आपस में खटपट हो गई। उस दिन उनके घर में पूरा ड्रामा हुआ। पता है, वो खिड़की से गिरते गिरते बची, और उसने कहा कि उस वक्त हैरी वहाँ किसी मोटे सुअर की तरह अड़ा खड़ा था। उस टाइम मिस मार्पल भी यहाँ घूमने आई हुई थी, उन्होंने भी उन दोनों को देखा, और उसी के बाद वो गिर गईं और फिर मिसेस बैडकॉक उनको अपने घर ले गई थी। वैसे एक बात बताओ जिम, क्या तुम्हें लगता है कि कभी मौका आने पर आर्थर या मिस बेन ऐसा करेंगे? जिम ने अपना मुंह बिचकाया और चेरी की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। चेरी थोड़ा और खींच गई, तुम कभी भी मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो। भाड़ में जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए ग्लैडी डिक्सन के पास जा रही हूँ, मुझे उसे कोई सैंपल उधार लेना है। हाँ ठीक है, जाओ, जिम ने उसकी बड़बड़ाहट पर कोई ध्यान दिए बिना कहा। चेरी ने अपने पड़ोसी के दरवाजे पर एक कड़वी नज़र डाली और आगे चल दी। वो बेनहम क्लोज की तरफ गई और 16 नंबर के पास जाकर रुक गई। दरवाज़ा खुला था। उसने दस्तक दी और आवाज़ लगाई, क्या ग्लैडी है? मिसेस डिक्सन ने रसोई से बाहर देखा। अच्छा ये तुम हो चेरी? वो अपने कमरे में कपड़े सिल रही है। जी ठीक है, मैं वहीं चली जाती हूँ, चेरी ने कहा। फिर वो ग्लैडी के छोटे से कमरे में पहुंची, जहां पर वो घुटनों के बल जमीन पर झुकी हुई थी। उसके मुंह में ढेर सारे पिन भरे थे और वो कागज पर एक नमूना बना रही थी। उसे देखकर ग्लैडी ने कहा, हेलो चेरी, देखो मुझे मच बेनहम की हार्पर सेल से क्या बढ़िया माल मिल गया है। मैं इसके ऊपर फ्रिल के साथ वही सैंपल बनाने जा रही हूँ जो मैंने पहले टेरिलिन के कपड़े पर बनाया था। ओह ये तो बड़ा अच्छा है, चेरी ने कहा। फिर वो उत्सुकता से बोली, अच्छा स्टूडियो की कोई नई खबर तो बताओ। अरे कुछ खास नहीं चेरी, वहाँ पर अब भी काफ़ी हल्ला है। मरीना ग्रेग कल सेट से वापस आ गई और उसने वहाँ हंगामा कर दिया। हंगामा? किस बारे में ग्लैडी? उसे कॉफ़ी का स्वाद अच्छा नहीं लगा। पता है, वो लोग लंच से पहले कॉफ़ी पीते हैं। उसने एक घूंट कॉफ़ी पी और फिर बोली कि उसमें तो कुछ मिलाया गया है। अब बेशक ये बात कितनी बकवास ही थी, ऐसा भला कैसे हो सकता था? कॉफ़ी का पूरा जग कैंटीन से आया था। मैंने ही उसके स्पेशल चाइना कप में परोसी थी कॉफ़ी, और वो वही कॉफ़ी थी जो बाकी सब लोग पी रहे थे। तो अब तुम ही बताओ, उसमें कोई गड़बड़ कैसे हो सकती थी? अरे हो सकता है वो घबरा गई हो ग्लैडी। अच्छा ये बताओ फिर क्या हुआ? कुछ खास नहीं, मिस्टर रड ने सबको शांत कर दिया। वो बड़े ही कमाल के बंदे हैं। फिर उन्होंने मरीना से कॉफ़ी ली और सिंक में पलट दी। लेकिन ये तो बेवकूफ़ी भरी बात हुई, चेरी ने कहा। वो क्यों चेरी? अरे अगर उस कॉफ़ी में कुछ मिलाया भी गया होगा वाकई में, तो किसी को पता ही नहीं चल सकेगा। ग्लैडी ने थोड़ा सतर्क होते हुए पूछा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वाकई ऐसा कुछ हो सकता था? हाँ, मेले वाले दिन उसके कॉकटेल में ही कुछ मिलाया गया था ना, तो फिर कॉफ़ी में क्यों नहीं हो सकता ग्लैडी? अगर हत्यारे को एक बार कामयाबी नहीं मिली तो क्या वो दोबारा भी तो कोशिश कर सकता है। ग्लैडी कंपकपा उठी। मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा चेरी,
ये बात तो तुमने ठीक कही कि वाकई कोई तो उसके पीछे पड़ा है। अब तो उसे धमकी वाली चिट्ठियां भी मिल रही हैं। और उस दिन वो जो आधी मूर्ति वाला हादसा हुआ, वो आधी मूर्ति का हादसा वो क्या था? अरे सेट पर संगमरमर का एक धड़ था। महल के सेट में उसे एक ब्रैकेट में रखा गया था। उसके पास ही वो शाही कुर्सी पड़ी थी जिस पर मरीना शूटिंग के दौरान बैठती थी। तभी वहां से एक भारी सी लॉरी निकली और उसके धक्के से वो धड़ कुर्सी पर आ गिरा। कुर्सी चकनाचूर हो गई। मिस्टर रड ने मरीना को इस बारे में बताया तक नहीं। वो उस समय शूटिंग नहीं कर रही थी। उन्होंने चुपचाप कुर्सी बदल दी और मरीना के पूछने पर बोले कि वो पहले वाली कुर्सी उस एज की नहीं थी, इसलिए बदल दी गई है और ये वाली कुर्सी कैमरे से ज़्यादा बेटर एंगल देती है। लेकिन मैं तो पक्के तौर पर कह सकती हूँ चेरी कि उन्होंने भी बात को गोलमोल ही घुमाया है ताकि सच्चाई छिप सके। वैसे मुझे तो अब ये लग रहा है चेरी कि मुझे ये स्टूडियो के कैंटीन वाला काम छोड़ ही देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि गेहूं के साथ साथ घुन भी पिस जाए। अरे यार, वही जैसा हीथर बैडकॉक के साथ हुआ, कहीं मेरा नंबर ना लग जाए वहाँ पर। मैं तो ये भी सोच रही थी कि उस दिन मैं हॉल में ही काम कर रही थी, बिल्कुल उन लोगों के पास ही थी। तुम किस वक्त की बात कर रही हो ग्लैडी? क्या जब हीथर की मौत हुई उस वक्त की? अरे नहीं चेरी, जब उसने अपनी कॉकटेल गिराई थी। वो उसके सारे कपड़ों पर गिर गई थी। वो बड़ी ही प्यारी सी रॉयल ब्लू कलर की नायलॉन की पोशाक थी। उसने उसी मौके के लिए खास ली थी और वो बड़ी ही मज़ेदार थी। उसमें ऐसा क्या मज़ेदार था ग्लैडी? अरे उस टाइम तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था चेरी, पर जब मैंने इस बारे में बाद में सोचा तो मुझे ये सब बड़ा ही मजाकिया सा लगने लगा। अरे क्या मजाकिया लगने लगा? भगवान के लिए बताओ तो सही। देखो चेरी, मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे पूरा यकीन है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था। क्या मतलब? उसने जानबूझकर कॉकटेल गिराई थी? हाँ चेरी, और मुझे लगता है कि ये बड़ी ही मजाकिया बात है। तुम्हें नहीं लगता? इसमें मजाकिया क्या है? कोई एक नई ड्रेस पर कॉकटेल क्यों गिराएगा भला? मुझे तो इस पर यकीन नहीं आ रहा है ग्लैडी। ग्लैडी हंसी और बोली, मैं तो ये सोच रही थी कि आर्थर बैडकॉक अपनी बीवी के कपड़ों का क्या करेगा। क्या वो ड्रेस साफ हो पाएगी? तुम्हें सच्ची बताऊं चेरी, वो बड़ी ही प्यारी सी एक लॉन्ग स्कर्ट है। क्या तुम्हें लगता है अगर मैं आर्थर के सामने उसे खरीदने का ऑफर रखूं तो उसे अजीब लगेगा क्या? उस पर मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। उसका कपड़ा भी बड़ा ही प्यारा है। देखो ग्लैडी, आर्थर को तो इसमें अजीब नहीं लगना चाहिए, लेकिन तुम्हारी बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही है। ये बात थोड़ी अजीब नहीं है कि तुम एक ऐसी ड्रेस पहनोगी जिसको पहनकर किसी औरत ने दम तोड़ दिया था? ये बात सुनकर ग्लैडी उसे घूरने लगी। ओह, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन ठीक है ना, इसमें बुराई क्या है? वैसे भी हम जब भी किसी के पहने हुए कपड़े खरीदते हैं तो उसे उन्हीं लोगों ने पहना होता है ना जो इस दुनिया में नहीं रहे। बताओ, होता है कि नहीं? अरे होता है ग्लैडी, लेकिन वो अलग बात होती है। जी नहीं, कुछ अलग नहीं होता। और वैसे मैं बता दूं कि मुझे तो उस पोशाक के रंग और कपड़े ने मोह लिया है। हाय, कैसा सुंदर रंग था और कैसी चमक थी उसमें। कल मैं ना काम पर जाते हुए हॉल जाऊंगी और उस मजाकिया वाली बात की चर्चा मिस्टर गिसेप से करूंगी, उस इटालियन कुक से। मैं उसे जाकर ये सब बताऊंगी और फिर उसकी राय लूंगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो अभी भी यही लग रहा है कि वो सब कुछ थोड़ा मजाकिया ही था। चेरी ने एक ठंडी सांस ली और बोली, मैं जानती हूँ गिसेप बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट है और मुझे लगता है कि तुम बस कोई बहाना ढूंढ रही हो ताकि उससे बात कर सको। लेकिन देखो, तुम मेरी दोस्त हो और इसीलिए मैं तो तुमको यही सलाह दूंगी कि थोड़ा संभल कर जाना। ये इटालियन लोग ज़रा सनकी और अजीब से होते हैं। और ग्लैडी ने ये सुनकर खुशी से एक गहरी सांस ली। भाग 2। डॉक्टर हैडॉक मिस मार्पल के घर आए और मिस मार्पल को देखने के बाद उन्होंने सामने पड़े सफ़ेद ऊन के खुले गोले को देखा। आहा, मैं देख रहा हूँ मिस मार्पल कि आप इस बुनाई को उधेड़ रही हैं। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आपने मेरी सलाह पर अमल किया। लो भला, मैं आपकी सलाह कब नहीं मानती हूँ, और वो भी खास करके तब जब वो मेरे मन माफिक की हो। और फिर दोनों हंस पड़े। डॉक्टर ने सवाल किया, तो आप उस हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए क्या कर रही हैं, ये बताइए अब। बेशक मैं कुछ नतीजों पर पहुंची हूँ डॉक्टर, कुछ पक्के नतीजों पर। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि अगर उस दिन किसी ने कॉकटेल के ग्लास से छेड़छाड़ की थी तो ऐसा कैसे हुआ होगा। ये बात मुझे बहुत ही अजीब लग रही है कि किसी ने ऐसा होते हुए नहीं देखा। मैंने लोगों से पूछताछ करके जाना है कि वहाँ मौका वारदात पर कम से कम 18 से 20 लोग थे।
तो उनमें से किसी ने तो वहां वो काम होते देखा होगा ना। डॉक्टर ने कंधे उचकाए और बोला, हाँ ये बात तो है। तो इसको लेकर आपके दिमाग में क्या संभावनाएं आ रही हैं? देखिए डॉक्टर, 3 संभावनाएं हो सकती हैं। मैं अंदाजा लगाकर चल रही हूं कि कम से कम किसी एक इंसान ने तो कुछ होते हुए देखा ही होगा, उन 18-20 लोगों में से किसी एक ने। अब इंस्पेक्टर क्रैडॉक और फ्रैंक कॉर्निश ने उन सारे लोगों से जब पूछताछ की होगी तो स्वाभाविक तौर पर उनसे ये तो पूछा ही होगा कि उनमें से किसी ने कुछ देखा तो नहीं। तो अब हमें ये देखना है कि अगर उनमें से किसी आदमी ने कुछ देखा तो उसने पूछताछ में वो बात बताई क्यों नहीं। इसका पहला कारण तो ये हो सकता है कि जिस भी आदमी ने ऐसा होते हुए देखा उसे ये एहसास ही नहीं था कि उसने क्या देखा है। हो सकता है कि वो ऐसे लोगों में से रहा हो जो अपनी आंखों को इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाते। कुछ इस तरह के लोग जिनसे जब ये पूछा जाता है कि क्या तुमने देखा कि क्या किसी ने मरीना ग्रेग के ग्लास में कुछ डाला, तो ऐसे में वो जवाब देंगे, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आप उनसे ये पूछेंगे कि क्या आपने किसी को मरीना ग्रेग की ग्लास की तरफ अपना हाथ ले जाते हुए देखा, तो उनका जवाब होगा, हाँ बेशक मैंने ऐसा होते हुए देखा था। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि किसी मूर्ख आदमी ने उस चीज को देखा लेकिन वो उसे समझ नहीं पाया कि वहां क्या हो रहा था। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे ग्लास में कुछ डाला जाना एक कुदरती प्रक्रिया लगा हो। असल में आजकल इस तरह का टाइम आ गया है कि लोग अक्सर अपने खाने पीने की चीज़ों में कुछ ना कुछ मिलाते ही रहते हैं। जब मैं जवान थी तो उन दिनों अपने खाने के दौरान किसी भी तरह की दवा लेना बुरा माना जाता था। अगर आपको कोई गोली या कैप्सूल लेना होता या किसी दूसरी चीज़ का चम्मच भर के मुंह में डालना होता तो आप दूसरे कमरे में जाकर ऐसा करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। जब मैं अपने भतीजे रेमंड के पास ठहरी हुई थी तो वहां पर मैंने देखा कि उसके बहुत सारे मेहमान अपने साथ गोलियों और दवाओं की छोटी छोटी शीशियां लेकर आते थे। वो उनको खाने से पहले, खाने के दौरान या खाने के बाद लेते थे। वो अपने बैग में एस्प्रिन वगैरह भी रखते थे और उसे चाय या डिनर के बाद वाली कॉफ़ी के साथ लेते थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना डॉक्टर कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? असल में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बात भले ही थोड़ी अटपटी लगे लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी ने मरीना के ग्लास को अपना ग्लास दिखाते हुए उठा लिया हो और उसमें सबके बीच खड़े होकर कुछ मिला दिया हो। उसने ये दिखावा किया हो कि वो अपने ग्लास में कुछ मिला रहा है। ऐसे मामलों में लोग ऐसी बातों पर ध्यान तक नहीं देते। अब इसके अलावा एक और संभावना भी हो सकती है और वो ये कि किसी ने कुछ होते हुए देखा और जानबूझकर अपनी जबान पर ताला लगा दिया। वैसे मैं उम्मीद यही करती हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है डॉक्टर। हालांकि इस बात के लिए मेरे पास कोई सॉलिड बेस नहीं है, लेकिन ये बात बहुत ही उदास करने वाली और डरावनी है और ऐसे मामलों में अक्सर ऐसा हो जाता है। अध्याय 17। एला ने रिसीवर नीचे रखा और अपने आप में ही मुस्कुराते हुए पब्लिक फ़ोन बूथ से बाहर निकल आई। वो इस वक्त काफ़ी खुश थी। उसने मन ही मन कहा, चीफ इंस्पेक्टर क्रैडॉक, मैं तुमसे ज़्यादा शानी हूँ, 1.5 शानी। तुम मेरा क्या मुकाबला करोगे? फिर वो मन ही मन ये सोचकर खुश होने लगी कि वो अभी जिससे बात करके आ रही थी उसका रिएक्शन कितना मज़ेदार रहा होगा। उसके रिसीवर से वो हौले से बुदबुदाता हुआ स्वर शायद अभी भी उसके कानों में गूंज रहा होगा, मैंने तुम्हें देखा था। फिर उस बात को याद करके वो हौले से हंस दी। पिछले कुछ दिनों से वो अपने हाथ आई इस ताकत से मन ही मन मुग्ध थी। उसे अंदाज़ा तक नहीं था कि ये नशा उसके ऊपर कैसा असर दिखा रहा था। वो ईस्ट लॉज और मिस बेंट्री के पास से होकर निकली। हमेशा की तरह अपने बाग में बिजी मिस बेंट्री ने उसे देखकर हाथ हिलाया। एला ने सोचा, कितनी बदमाश है ये बुढ़िया, भाड़ में जाए। वो फुटपाथ पर चलते हुए भी महसूस कर सकती थी कि मिस बेंट्री की आंखें उसी का पीछा कर रही थीं। अचानक उसके मन में एक वाक्य घुमड़ने लगा, प्यासा ही कुएं के पास जाता है। कोई भी शक नहीं कर सकता था कि उस रिसीवर में हौले से बुदबुदाए गए वो शब्द एला के ही मुंह से निकले थे। तभी उसने जोर से एक छींक मारी। इस एलर्जी ने तो मेरी जान ही ले ली है, वो मन ही मन बुदबुदाई। जब वो ऑफिस वापस पहुंची तो जैसन रड खिड़की के पास ही खड़ा दिखाई दिया। वो अचानक पीछे मुड़ा और बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम गई कहाँ थी? वो असल में मुझे माली से कुछ काम था, उससे बात करनी थी। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? जैसन के चेहरे पर इस वक्त गहरा तनाव छाया हुआ था। उसकी आंखें जैसे और भी ज्यादा गड्ढों में धंस गई थीं।
हालांकि एला ने उसे पहले भी तनाव का सामना करते देखा था, लेकिन वो इतना परेशान कभी नहीं दिखाई दिया था। उसने फिर से पूछा, अरे मिस्टर रड, आखिर हुआ क्या है? रड ने उसकी तरफ कागज का एक टुकड़ा बढ़ा दिया। ये उस कॉफ़ी का केमिकल एनालिसिस है जिसके बारे में मरीना ने कंप्लेंट की थी और उसे पिया नहीं था। आपने उसे एनालिसिस के लिए भेज दिया था मिस्टर रड, लेकिन आपने तो उसे उसी समय सिंक में पलट दिया था, मैंने खुद देखा था। जेसन के चेहरे पर मुस्कुराहट खेल उठी। एला, मैं नज़रें बचाने के खेल का एक्सपर्ट हूँ। किसी को ये बात पता नहीं चली। मैंने सबके सामने उसे वहीं पलट दिया था, लेकिन थोड़ी सी कॉफ़ी मैंने कप में बचा ली थी जिसे बाद में मैंने एनालिसिस के लिए भेज दिया था। इसके अंदर आर्सेनिक मिलाया गया था, यानी जहर। एला की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। तो मरीना ने झूठ नहीं कहा था? उसे वाकई कॉफ़ी का स्वाद कड़वा लगा था? नहीं एला, वो बात सच नहीं थी। आर्सेनिक का कोई टेस्ट होता ही नहीं, लेकिन उसकी सिक्स्थ सेंस ने उसे सावधान कर दिया था शायद। वैसे भी वो आजकल बहुत हिस्टेरिकल होने लगी है, और कौन नहीं होगा भला। एक औरत उसके ही कदमों में गिरकर उसे एक के बाद एक धमकी भरी चिट्ठियां मिल रही हैं। वैसे क्या आज कोई चिट्ठी आई है? एला ने नाम में गर्दन हिला दी। पता नहीं एला, ये सब हरकतें कौन कर रहा है? वैसे उसके लिए ये सब बहुत ही आसान रहा होगा। ये खुली खिड़कियां देखो चारों तरफ, कोई भी इनसे भीतर आ सकता है। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है एला। हे भगवान, मैं क्या करूं? वो यहाँ आकर कितनी खुश थी। उसने खुश होने की आस लगाकर रखी थी, और उसे यहाँ आने के बाद वो खुशी मिली भी। उस दिन वो कौन सी औरत आई थी? मरीना ने उससे भी वही कहा था, वो मिसिस बेंट्री। उस दिन वो चाय पर आई थी। मरीना ने उससे भी कहा कि यहाँ सब कुछ कितना शांत था, और आखिरकार उसे ऐसी जगह मिल गई जहाँ उसे खुशी और सुकून मिल रहा था। वो खुद को सेफ फील कर रही थी। हे भगवान, वो तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है यहाँ पर। यहाँ आए अभी 4 दिन भी नहीं हुए, और ये सब क्या क्या हो रहा है उसके साथ। खैर छोड़ो। अच्छा हाँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था एला कि गिसेप लंदन गया है। उसकी कोई फैमिली प्रॉब्लम थी। उसका कोई रिश्तेदार सोहो में है, वो बीमार है। वो मरीना से छुट्टी के लिए पूछने गया था, और जब उसने परमिशन दे दी तो मैंने उसे 1 दिन की छुट्टी दे दी है। वो आज रात को लौट आएगा। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? नहीं मिस्टर रड, मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है? जेसन रड एक बार फिर बेचैनी से इधर उधर चक्कर काटने लगा। काश मैं उसे यहाँ से कहीं दूर ले जा पाता। वो बहुत बड़े खतरे में है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एला ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला और लेकिन फिर बंद कर लिया। फिर उसे एक दबी हुई सी छींक आई और वो उठ खड़ी हुई। लगता है मुझे अपना एटमाइज़र लेना ही होगा। इतना कहकर वो अंदर की तरफ चल दी। उसके दिमाग में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, मरीना मरीना मरीना। हर टाइम मरीना मरीना करता रहता है ये आदमी। और ये सोचकर उसके भीतर कुछ सुलग सा उठा। उसने उसे शांत करना चाहा। वो बाथरूम में गई और वो स्प्रे उठा लिया जिसे वो एलर्जी के लिए इस्तेमाल करती थी। उसने अपने एक नथुने के अंदर उसे डाला और फिर एक छींक मारी। उसके दिमाग में खतरे की घंटी सिर्फ 1 सेकंड देर से बजी। उसके दिमाग ने इतनी ही देर में कड़वे बादामों की अनजानी गंध को पहचान लिया था, लेकिन नथनों के अंदर दवा डाल रही उंगलियों को रोकने का टाइम उसे नहीं मिल पाया। अध्याय 18 भाग 1। फ्रैंक कॉर्निश ने रिसीवर नीचे रखा और बोला, मिस ब्रूएस्टर 1 दिन के लिए लंदन से बाहर गई हुई हैं। मैंने उसको संदेश भिजवा दिया है कि वो आपसे बात कर ले। और मार्गॉट बेंस भी अपने किसी काम से बाहर गई है। उसके साथी को भी कुछ पता नहीं है। और वो जो खानसामा था वो लंदन में है। डरमॉट ने जवाब दिया। हैरानी की बात तो ये है कि ये खानसामा लंदन क्यों गया? मुझे तो इन मरने वाले रिश्तेदारों पर हमेशा शक रहता है। उसे आज ही अचानक लंदन जाने की इतनी बेचैनी क्यों हो गई? जाने से पहले वो एला के एटमाइज़र में बड़ी ही आसानी से मिलावट कर सकता था। लेकिन क्रैडॉक वो तो कोई भी कर सकता था, फ्रैंक कॉर्निश ने कहा। लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि ये काम उसी ने किया है। ये किसी बाहर के आदमी का काम नहीं लग रहा है कॉर्निश। तभी फ़ोन बजा और कॉर्निश ने फ़ोन उठाया। फिर उसने रिसीवर क्रैडॉक के हाथ में थमाते हुए कहा, डॉर्चेस्टर से है, मिस्टर फैन लाइन पर हैं। क्रैडॉक ने कहा, मिस्टर फैन, मैं इंस्पेक्टर क्रैडॉक बोल रहा हूँ। उधर से आवाज़ आई, जी हाँ, मुझे पता चला कि आपने फ़ोन किया था। असल में मैं आज सारा दिन बाहर था। कहिए आपको क्या कहना है? आज सुबह साइनाइड जहर के कारण एला ज़ेलेंस्की की मौत हो गई है मिस्टर फैन। ओह, क्या वाकई? सुनकर दिल को धक्का लगा। क्या ये दुर्घटना थी या फिर दुर्घटना नहीं थी? जी नहीं मिस्टर फैन, ये दुर्घटना नहीं थी। वो जिस एटमाइज़र को इस्तेमाल करती थी
उसमें प्रूसिक एसिड मिलाया गया था। ओह अच्छा। इसके बाद फ़ोन पर एक खामोशी सी छा गई। फिर दोबारा से आवाज़ आई, वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ इंस्पेक्टर कि इस खबर के लिए आपने मुझे क्यों फ़ोन किया? जी हाँ मिस्टर फैन, ये पूछने के लिए कि क्या आप मिस एला को जानते थे? जी हाँ, निश्चित तौर पर जानता था। पिछले कुछ सालों से मैं उसे जानता हूँ, लेकिन वो मेरे करीबी दोस्तों में से नहीं थी। ठीक है मिस्टर फैन, असल में मैं ये चाह रहा था कि क्या आप मुझे उसकी हत्या के पीछे किसी कारण का कोई सुझाव दे सकते हैं? वो इस देश के लिए एकदम अजनबी है। हम उसके दोस्त, सहयोगियों और जीवन के हालातों के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं। देखिए इंस्पेक्टर, मैं तो ये कहूँगा कि आप इस बारे में जैसन रड से बात कर लें। जी हाँ, उनसे तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप ऐसा कुछ जानते हो जिसके बारे में जैसन को भी ना पता हो। जी नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं तो एला के बारे में बस इतना ही जानता हूँ कि वो एक काबिल लड़की थी और अपने काम को अच्छी तरह से करती थी। उसके निजी जीवन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ओह, तो इस बारे में आप अपनी तरफ से कोई राय नहीं दे पाएंगे मिस्टर फैन? क्रैडॉक को इस सवाल के जवाब में पूरी तरह से ना सुनने की उम्मीद थी, लेकिन जब दूसरी तरफ से कुछ सुनाई नहीं दिया तो उसे थोड़ी हैरानी हुई। उस साइड सन्नाटा सा छा गया और उसके बाद फैन की गहरी सांसों की आवाज़ सुनाई दी। इंस्पेक्टर, क्या आप अभी लाइन पर हैं? जी हाँ मिस्टर फैन, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। देखिए, मैंने तय किया है कि आपको ऐसी जानकारी दूं जो शायद आपके काम आ सके। जब आप इसे सुनेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि क्या वजह थी कि मैं इस बात को अपने तक ही सीमित रखना चाह रहा था, लेकिन आखिर में आकर मुझे ये लगने लगा कि इस बात को अपने तक ही रखना ठीक नहीं होगा। हकीकत ये है कि 2 दिन पहले ही मुझे एक फ़ोन आया था। मुझसे किसी ने हौले स्वर में कुछ कहा। उसने कहा, मैंने तुम्हें देखा है, मैंने देखा है कि तुम ग्लास में गोलियां मिला रहे थे। तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारे इस काम का कोई गवाह भी है। नहीं जानते थे ना? बस आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी ही तुम्हें बता दिया जाएगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। क्रैडॉक के मुंह से हैरानी भरी सी एक आवाज़ निकली। फैन ने फिर से कहा, आपको भी ये सुनकर हैरानी हुई ना इंस्पेक्टर? वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। मैंने किसी के ग्लास में कोई गोलियां नहीं डाली। ये सिर्फ कोरी बकवास है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि एला ज़ेलेंस्की ब्लैकमेल करना चाह रही थी मुझे। आपको ऐसा नहीं लगता ये बात सुनकर? क्या आपने उसकी आवाज़ पहचान ली थी मिस्टर फैन? जी हाँ, वो पक्के तौर पर एला ही थी। हालांकि वो बहुत फुसफुसाकर बोल रही थी और अपनी आवाज़ को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो वही थी। ये बात आप इतने पक्के तौर पर कैसे कह सकते हैं मिस्टर फैन? वो इसलिए इंस्पेक्टर, क्योंकि फ़ोन बंद होने से पहले दूसरी तरफ से छींकने की तेज़ आवाज़ आई थी और मैं जानता हूँ कि मिस एला को एलर्जी हुई है। और मुझे ये भी लगता है कि मिस एला ने गलत आदमी पर हाथ डाला है। हो सकता है वो ऐसे फ़ोन किसी और को भी कर रही हो, लेकिन वैसे ब्लैकमेल करने का काम काफ़ी खतरनाक हो सकता है। ये सारी बातें मुझे बताने के लिए थैंक यू मिस्टर फैन। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी पूरे दिन की गतिविधियों का ब्यौरा लेना चाहूँगा। जी हाँ, क्यों नहीं। मिस्टर शॉफर आपको मेरे बारे में सारी जानकारी दे देंगे। जी ठीक है। और क्रैडॉक ने फ़ोन बंद कर दिया। भाग 2। गिसेप आधी रात के बाद गॉसिंगटन पहुंचा। उसे मच बेनहम से टैक्सी लेनी पड़ी क्योंकि सेंट मैरी मीड की तरफ जाने वाली आखिरी गाड़ी निकल चुकी थी। वो काफ़ी अच्छे मूड में था। उसने गेट पर टैक्सी का भाड़ा चुकाया और फिर झाड़ियों के झुरमुट से होते हुए पीछे की तरफ निकल गया। फिर उसने अपनी चाबी से पिछला गेट खोला। पूरा घर सन्नाटे और अंधेरे में खोया था। गिसेप ने गेट बंद किया और अपने घर की तरफ बढ़ गया, जिसमें उसका आरामदायक बिस्तर और बाथरूम उसके इंतज़ार में थे। उसे महसूस हुआ कि शायद हवा का कोई तेज़ झोंका आया। कहीं कोई खिड़की खुलने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वो सीधा सीढ़ियों से ऊपर गया और उसने अपने कमरे के दरवाजे में चाबी लगा दी। वो अपने कमरे को हमेशा बंद रखता था। जैसे ही उसने चाबी घुमाकर दरवाज़ा खोला, उसे अपने पीछे किसी गोल सख्त चीज़ का दबाव महसूस हुआ। एक आवाज़ आई, अपने हाथ ऊपर करो और खबरदार आवाज़ मत निकालना। गिसेप ने तुरंत उसका कहा माना। वो कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। असल में उसके पास कोई और ऑप्शन था भी नहीं। और फिर 2 बार ट्रिगर दबा और गिसेप आगे की तरफ गिर गया। भाग 3। बिनाका ने तकिए से अपना सिर ऊपर उठाया। क्या ये गोली चलने की आवाज़ थी? उसे पूरा यकीन था कि उसने गोली चलने का ही स्वर सुना था
उसने कुछ देर थमकर इंतजार किया, फिर उसे लगा कि ये उसका वहम था और वो एक बार फिर से गहरी नींद में खो गई। अध्याय 19 भाग 1। मिस नाइट ने अपने हाथ के पैकेट नीचे रखे और हड़बड़ाते हुए बोली, ये तो बहुत ही भयानक बात है। असल में मैं आपको इस बारे में बताना भी नहीं चाहती। हो सकता है आपको इससे कोई सदमा लग जाए। मिस मार्पल ने उसे थोड़ा गुस्से से घूरा और बोली, क्या हो गया है? या तो सीधे सीधे से बता दो। अगर नहीं बताओगी तो कोई दूसरा बता देगा। हाँ, ये भी तो सच है, और ये बात वैसे भी बहुत दमदार है। कहीं ना कहीं से आपके पास आ ही जाएगी। मेरे तो पैरों तले की ज़मीन ही खिसक गई है मिस मार्पल। पता है, वो जो हॉल में जो इटालियन कुक था, कल रात को उसे किसी ने गोली मार दी। अच्छा, हाँ, वैसे ऐसा हो सकता था, लेकिन मुझे ये भी सोचना चाहिए था कि अभी उसे अपने देखे हुए नज़ारे का मतलब समझ नहीं आया होगा। मिस नाइट ने हैरानी भरे स्वर में कहा, हैं? ये अभी आपने जो कहा, मुझे इसका एक शब्द भी समझ नहीं आया। और आप तो इस बारे में ऐसे बात कर रही हैं जैसे आप सब कुछ पहले से ही जानती हैं। उसकी मौत क्यों होनी चाहिए थी भला? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मिस नाइट कि उसने किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। वो तो मुझे पता नहीं मिस जेन, लेकिन सुना है कि कल वो लंदन गया था। ओह, क्या वाकई ऐसा है मिस नाइट? अगर ये बात है तब तो ये बड़ी ही दिलचस्प और काम की खबर है। इसके बाद मिस नाइट मिस मार्पल के लिए नाश्ता बनाने चली गईं और मिस मार्पल तब तक गहरी सोच में खोई बैठी रहीं जब तक वैक्यूम क्लीनर की आवाज़ ने उनकी तंद्रा भंग नहीं की। उसके साथ ही चेरी के गाने की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। मिस मार्पल ने तेज़ आवाज़ में उसे पुकारा, चेरी, 1 मिनट यहाँ आना ज़रा। चेरी ने वैक्यूम क्लीनर बंद किया और मिस मार्पल के सामने जाकर खड़ी हो गई। मिस मार्पल ने कहा, ज़रा यहाँ आओ और वो दरवाज़ा बंद कर दो। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और हाँ, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वो मिस नाइट अभी नाश्ता लेकर आती ही होगी। मुझे ये बताओ कि क्या तुमने ये खबर सुनी कि वो गॉसिंगटन वाले बटलर को किसी ने कल रात गोली मार दी है? उसका नाम शायद गिसेप है। चेरी ने जवाब दिया, जी नहीं मिस मार्पल, मैंने तो नहीं सुना। मैंने तो सुना कि कल मिस्टर रड की सेक्रेटरी एला को दिल का दौरा पड़ा है। कोई कह रहा था कि वो मर गई है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ अफवाह है। आपको बटलर के बारे में किसने बताया? अभी अभी मिस नाइट ने आकर बताया है। लेकिन मिस मार्पल, मैंने तो आज सुबह किसी को ऐसी बात करते नहीं सुना। मेरे यहाँ आने तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हो सकता है उसके बाद कोई बात हुई हो, या फिर यूं ही किसी ने कोई बात उड़ा दी हो। और बल्कि कल ही मेरी दोस्त ग्लैडी गिसेप से मिलने जाने वाली थी, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि वो उससे मिलने गई कि नहीं। ग्लैडी? ये ग्लैडी कौन है चेरी? अरे वो मेरी दोस्त है मिस मार्पल, कुछ ही दूर रहती है। वो स्टूडियो की कैंटीन में काम करती है। उसने मुझसे गिसेप के बारे में कुछ बात की थी। उसे कोई बात मजाकिया सी लगी थी और वो चाहती थी कि वो जाकर उसे बटलर के कान में डाल दे। लेकिन असल में मैं आपको सच बताऊं मिस मार्पल, ये सिर्फ उससे मिलने का एक बहाना था। असल में उसको गिसेप से थोड़ा लगाव है और वो उससे मिलने के बहाने ढूंढा करती है। मैंने तो उससे कहा भी था कि थोड़ा संभल कर रहे, ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। मिस मार्पल ने कुछ सोचते हुए कहा, गिसेप कल रात लंदन गया था और जहाँ तक मुझे समझ में आया है वो रात को देर से लौटा है। मैं तो अब भी यही सोच रही हूँ मिस मार्पल कि पता नहीं ग्लैडी उसे सुबह जाने से पहले मिल पाई थी कि नहीं। लेकिन वो उससे मिलना क्यों चाहती थी चेरी, ये तो बताओ। उसको ऐसी मजाकिया क्या बात लगी थी जिसके लिए वो गिसेप से मिलना चाहती थी? चेरी ने कुछ सोचते हुए कहा, वो उन लड़कियों में से थी जिन्होंने उस दिन दावत में हेल्प की थी, जिस दिन वो मेला लगा था, उस दिन जहाँ पर मिसेस बैडकॉक की मौत हुई थी। और वहाँ पर उसने ऐसा कुछ देखा था जो उसे काफ़ी हद तक मजाकिया लगा था। तो वो इस बारे में बात करने के लिए पुलिस के पास क्यों नहीं गई चेरी? अरे वो क्योंकि इतनी बड़ी बात थी नहीं मिस मार्पल। मैंने कहा ना कि उसे तो बस गिसेप से मिलने का बहाना चाहिए था। अच्छा ठीक है, वो तो समझ गई, लेकिन उसने उस दिन ऐसा क्या देखा था ये बताओ मुझे। देखिए मिस मार्पल, सच कहूँ तो उसने जो बताया वो बड़ी ही बेवकूफ़ी सी भरी बात थी। मुझे तो लगा कि वो मुझे पागल ही बना रही है। और वो मिस्टर गिसेप से जिस बारे में बात करने जा रही थी वो बात उस बात से अलग थी जो उसने मुझे बताई थी। ओफो, अब ये भी बताओगी कि उसने तुम्हें क्या बताया था? चेरी ने थोड़ा धीमे स्वर में जवाब दिया, वो मिसेस बैडकॉक और उनकी कॉकटेल के बारे में बात कर रही थी। उसने कहा कि वो उस समय उसी के एकदम पास थी और उसने ये भी कहा कि मिसेस बैडकॉक ने खुद ये काम किया था। खुद ये काम किया था? कौन सा काम खुद किया था? मिस मार्पल ने थोड़ा तेजी से पूछा। उसने खुद ही अपने कपड़ों पर कॉकटेल गिराई थी। क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है चेरी कि उसने लापरवाही में ऐसा किया था? अरे नहीं मिस मार्पल, लापरवाही में नहीं।
ग्लैडी ने मुझसे कहा कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था, वो ऐसा करना चाहती थी। लेकिन अब आप ही देखिए, ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं बनता ना, कोई तुक ही नहीं है इस बात की। कोई भी इंसान भला ऐसा क्यों करेगा कि अपनी नई ड्रेस को जानबूझकर खराब कर ले। मिस मार्पल ने थोड़ा उलझन के साथ अपना सिर हिलाया और बोली, हाँ ये बात तो है, ऐसा करने की तो कोई तुक मुझे भी समझ नहीं आ रही। असल में बात यह है मिस मार्पल कि ग्लैडी एक नई ड्रेस बना रही थी, वहीं से ये बात उठी थी। ग्लैडी सोच रही थी कि क्या वो बैडकॉक की वो पोशाक खरीद सकती है। उसे इसमें कोई हर्ज नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वो सीधे जाकर मिस्टर बैडकॉक से पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। असल में वो बहुत अच्छे कपड़े सिलती है। उसे पता है कि पोशाक का वो कपड़ा बहुत ही शानदार था। रॉयल ब्लू कलर की फुल स्कर्ट थी वो। उसका कहना था कि अगर कॉकटेल गिरने से उसके ऊपर दाग पड़ गया होगा तो वो वहाँ 1 इंच की छोटी प्लीट डाल देगी, उससे वो दाग छुप जाएगा और स्कर्ट की खूबसूरती बनी रहेगी। मिस मार्पल ने एक पल के लिए इस पोशाक वाली बात पर गौर किया और फिर उसे परे कर दिया। फिर उन्होंने चेरी से कहा, और तुमको ये लगता है कि तुम्हारी सहेली तुमसे कोई बात छिपा रही है? जी हाँ मिस मार्पल, मैं तो बिल्कुल यही सोच रही थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये मिस्टर गिसेप को बताने वाली बात है कि उसने मिसेस बैडकॉक को जानबूझकर अपने कपड़ों पर कॉकटेल गिराते हुए देखा। क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसा है? मिस मार्पल ने एक आह भरी और बोली, नहीं डियर, मुझे नहीं लगता, लेकिन ये बात हमेशा दिलचस्प होती है जब कोई नहीं देखता है। अगर आप ये नहीं देखते कि कोई चीज़ क्या मायने रखती है, तो हो सकता है कि पूरी जानकारी मिलने तक आप उसके बारे में एक गलत नज़रिया ही बनाए रखें। यहाँ भी कुछ ऐसी ही बात हो सकती है। बेचारी वो लड़की, उसे तो पुलिस के पास जाना चाहिए। तभी मिस नाइट नाश्ता लेकर अंदर आ गईं। उनको देखते ही चेरी चुपचाप वहां से खिसक गई और मिस नाइट की बकबक एक बार फिर से शुरू हो गई। भाग 2। भले से दिख रहे उस अमेरिकी नौजवान ने अपने आसपास थोड़ी उलझन के साथ देखा। हाउसिंग एस्टेट की सब ब्रांच ने उसे थोड़ा चक्कर में डाल दिया था। उसने कोमल स्वर में एक वृद्धा को पुकारा। सफ़ेद बालों और गुलाबी गालों वाली औरत के अलावा वहाँ कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैम माफ़ कीजिएगा, क्या आप मुझे ब्लेनहेम क्लोज के बारे में बता सकती हैं? बूढ़ी औरत ने उसे गौर से देखा। वो सोचने लगा कि कहीं वो औरत बहरी तो नहीं। यही सोचकर वो अपनी बात को तेज सुर में दोहराने ही वाला था कि औरत बोली, यहाँ से दाएं जाकर बाएं मुड़ना, फिर दूसरी गली से दाएं हो जाना, वहीं से सीधे चले जाना। वैसे तुम्हें किस नंबर में जाना है? जी नंबर 16, ग्लैडिस डिक्सन। उसने एक कागज़ के पुर्जे से पढ़कर बताया। अच्छा, ये तो वही है जो हेलिंगफोर्थ स्टूडियो के कैंटीन में काम करती है। तुम चाहो तो उससे वहाँ भी मिल सकते हो। जी मैम, वो आज सुबह काम पर नहीं आई और मैं उसे अपने साथ गॉसिंगटन हॉल ले जाना चाहता हूँ। आज हमारे पास वैसे ही स्टाफ की कमी है, उस नौजवान ने जवाब दिया। बूढ़ी महिला ने कहा, हाँ वो तो मैं समझ सकती हूँ, कल रात बटलर को किसी ने गोली मार दी है ना। ये बात सुनकर नौजवान थोड़ा सकपका गया। हाँ, इन इलाकों में खबरों को फैलते देर नहीं लगती वाकई। और आपकी बात बिल्कुल सच है मैम, उनका रसोइया भी मारा जा चुका है और कल ही मिस्टर रड की सेक्रेटरी भी किसी तरह का दौरा पड़ने से मारी गई है। पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अध्याय 20 भाग 1। उसी दिन कुछ देर बाद एक और मेहमान रास्ता खोजते हुए नंबर 16 तक आ पहुंचा। ये था एक जासूस जिसका नाम था सार्जेंट विलियम टिडलर यानी टॉम। जब उसने पीले रंग के दरवाजे को खटखटाया तो करीब 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला। उसने उसे बताया कि ग्लैडी डिक्सन कहीं पर छुट्टियां मनाने गई है और कहाँ गई है ये उस लड़की को मालूम नहीं। टॉम ने अपनी मोहक मुस्कान के साथ उससे पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मिस? आपकी मम्मी घर पर हैं क्या? जी नहीं, मम्मा तो काम पर गई हैं, वो 7:30 से पहले नहीं आएंगी और वो भी आपको ग्लैडी के बारे में इससे ज़्यादा नहीं बता पाएंगी। ग्लैडी छुट्टियां मनाने कहीं बाहर गई है। ओह अच्छा, कब गई हैं वो? जी आज सुबह ही, अचानक ही प्रोग्राम बन गया। उन्होंने कहा कि उनको मुफ्त सैर का मौका मिल रहा था। क्या आप मुझे वहाँ का उनका पता दे सकती हैं? जी नहीं, मेरे पास कोई पता नहीं है। ग्लैडी ने कहा था कि जब उनको पता लग जाएगा कि वो कहाँ ठहरेंगी तो हमको अपना पता भेज देंगी। हालांकि मैं जानती हूँ कि वो ऐसा नहीं करने वाली। पिछली गर्मियों में वो टॉर्के गई थी और वहाँ से एक पोस्ट कार्ड तक नहीं भेजा। वो इस काम में थोड़ी सी आलसी हैं और उनका कहना है कि माँओं को इतनी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। क्या किसी को उनकी छुट्टियों के बारे में पता था मिस? मेरे ख्याल से तो पता ही होगा। वो कई दिन से तैयारी कर रही थी और पिछले दिनों उन्होंने काफ़ी शॉपिंग भी की थी।
तो क्या आपको ये नहीं पता मिस कि उनकी छुट्टियों का ये खर्चा किसने दिया है? गोरी लड़की अचानक से बिदक गई। आप ना बेकार की बातें मत कीजिए। हमारी ग्लैडी ऐसी नहीं है। हो सकता है कि वो अपने किसी पुरुष दोस्त के साथ छुट्टियां मनाने गई हो, लेकिन इसमें कोई हर्जा नहीं होता। वो अपना खर्चा खुद करती है मिस्टर। आप कोई गलतफहमी मत पालिएगा। टिडलर ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि वो ऐसा कोई अनुमान नहीं लगा रहा था, और उसने ये भी कहा कि अगर ग्लैडी डिक्सन कोई पोस्ट कार्ड भेजे तो वो उनका पता लेना चाहेगा। फिर कई तरह की जानकारियों को अपने भेजे में समेटे वो स्टेशन आ गया। उसे स्टूडियो से पता चला कि ग्लैडी डिक्सन ने फ़ोन पर कहा था कि वो पूरे 1 हफ्ते तक काम पर नहीं आ पाएगी। उसे कुछ और बातों के बारे में भी सुराग मिले। वो सारी बातें उसने जाकर क्रैडॉक को बताईं। साथ ही ये भी बताया कि जब से ये सब हुआ है तब से सारी चीज़ें जैसे बिखर सी गई हैं। मरीना ग्रेग सारा दिन पागलों की सी हरकतें करती रहती है। कहते हैं कि एक दिन तो जो कॉफ़ी उसे दी गई थी उसमें जहर मिलाया गया था। मरीना ने कहा कि उसका स्वाद कड़वा था। असल में वो इस समय बहुत घबराई हुई है। उसके पति ने उस कप को सिंक में उंडेल दिया था और उससे कहा था कि वो ज़्यादा परेशान ना हो। और इसके बाद ये खबर भी मिली है सर कि मिस्टर रड ने वो पूरा कप खाली नहीं किया था। उन्होंने थोड़ी सी कॉफ़ी को जांच के लिए भेज दिया था और उसी से पता चला कि उसमें जहर मिलाया गया था। क्रैडॉक ने एक ठंडी सांस ली और बोला, लगता है मिस्टर रड से इस बारे में थोड़ा खुलकर बात करनी पड़ेगी। भाग 2। जेसन रड बहुत घबराया हुआ और खींचा हुआ था। उसने कहा, हाँ तो इंस्पेक्टर क्रैडॉक, इसमें कौन सी मुसीबत की बात हो गई? मैं वही कर रहा था जो मुझे करना चाहिए था। इंस्पेक्टर ने भी तीखे सुर में कहा, अगर आपको ये शक था कि कॉफ़ी में कुछ मिलाया गया है तो ये बेहतर होता कि आप उस मामले को हमें सौंप देते। लेकिन इंस्पेक्टर, सच तो ये है कि उस पल में मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि उस कॉफ़ी में कोई मिलावट हो सकती थी। असल में जब से वो मेला हुआ है तब से मेरी बीवी के खाने पीने की हर चीज़ का जायका बिगड़ गया है, और जब से वो धमकी भरे खत आ रहे हैं तब से तो मामला और भी बिगड़ता जा रहा है। क्या और भी कोई चिट्ठियाँ आई हैं मिस्टर रड? जी हाँ, 2 और आई हैं। एक को तो खिड़की से फेंका गया और दूसरा हमारे लेटर बॉक्स में मिला। अगर आप देखना चाहें तो एक नज़र देख लें। क्रैडॉक ने उनको देखा। वो प्रिंटेड थे जैसे कि पहले वाला था। एक पर लिखा था, ये खेल ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, अपने आप को तैयार कर ले। दूसरे पर एक खोपड़ी और 2 हड्डियां बनी थीं और नीचे लिखा था, इसका मतलब है तू मरीना। क्रैडॉक ने अपनी भवें ऊंची की और बोला, ये कैसी बचकानी सी चीज़ है? आपको क्या लगता है मिस्टर रड, इनको कौन भेज रहा होगा? मुझे कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर। मुझे तो लगता है कि कोई हमसे भद्दे मजाक कर रहा है, या फिर हो सकता है ये कोई लोकल आदमी हो जो उस दिन की जहर वाली कॉकटेल से प्रभावित हुआ हो, या कोई ऐसा जिसको एक्टिंग के पेशे से चिढ़ हो। आज भी कई देहाती इलाके ऐसे हैं जहां एक्टिंग को शैतानों का धंधा माना जाता है। और इस कॉफ़ी वाले मामले के लिए आप क्या कहना चाहेंगे मिस्टर जेसन? आपने कहा कि आपको पहले इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कॉफ़ी में वाकई कुछ हो सकता था, लेकिन जब आपको कॉफ़ी के जहरीली होने का पता चल गया आप तो तब भी हमारे पास नहीं आए। क्यों भला? जी नहीं इंस्पेक्टर, मैं आपके पास इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे और भी बातों के बारे में सोचना था। बेचारी एला की मौत, और फिर अब ये गिसेप वाला मामला। मैं तो बहुत ही परेशान हो गया हूँ। आप मुझे ये बताइए इंस्पेक्टर कि मैं अपनी पत्नी को यहाँ से कब ले जा सकता हूँ? वो बेचारी पागल हुई जा रही है। मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ मिस्टर जेसन, लेकिन कुछ और पूछताछ भी करनी पड़ सकती है अभी हमें। लेकिन इंस्पेक्टर, क्या आपको एहसास है कि उसकी जान अब भी खतरे में है? और मुझे यही लगता है कि मुझे उसे यहाँ से ले जाना चाहिए, क्योंकि इसके सिवा अब और कोई चारा नहीं है। भाग 3। मरीना अपने कमरे में आराम कुर्सी पर लेटी थी। उसकी आंखें बंद थीं। थकान और मानसिक दबाव ने उसे एकदम निढाल सा कर दिया था। उसका पति वहीं खड़ा कुछ मिनटों तक उसे देखता रहा। फिर मरीना ने आंखें खोली और पूछा, क्या क्रैडॉक आया था? हाँ, जेसन ने जवाब दिया। वो क्यों आया था जेसन? क्या एला के बारे में पूछने के लिए? हाँ मरीना, एला और गिसेप दोनों के लिए। ओह, क्या तुमने उससे पूछा जेंक्स कि क्या अब हम बाहर जा सकते हैं? नहीं डार्लिंग, उसने मना कर दिया। उसने कहा कि अभी हमें यहीं रहना होगा। लेकिन क्यों नहीं जेंक्स, हमें जाना ही होगा। क्या तुम उस इंस्पेक्टर को ये बात नहीं समझा सकते कि मैं यहाँ बैठकर दिन रात ये इंतज़ार नहीं कर सकती कि कोई आए और मेरी जान ले ले? ये तो हद ही हो गई है। पहले एला मारी गई और अब उसके बाद गिसेप। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि इसके बाद मेरी बारी है? उस दिन स्टूडियो में भी मेरी कॉफ़ी में कुछ मिलाया गया था। मुझे पक्का यकीन है कि उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर था। काश तुमने उसे बहाया ना होता। अगर तुमने उसे रख लिया होता तो हम कम से कम उसे चेक तो करवा सकते थे। तब हमें सच और झूठ का पता चल जाता और फिर वो लोग हमें यहाँ से जाने की भी इजाज़त दे देते।
हमें यहाँ से निकलने का बहाना मिल जाता। मैं अब ये सब कुछ और सहन नहीं कर पा रही हूँ जैसन। तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, कुछ ना कुछ करना ही होगा। मैं बहुत बुरी तरह से डर गई हूँ। यहाँ हमारा कोई दुश्मन है और पता नहीं वो कौन है। वो कोई भी हो सकता है। मैंने तो सोचा था कि ये काम ज़रूर एला का ही होगा, बल्कि मुझे तो इस बात का पक्का यकीन ही था, लेकिन अब तो वो भी चली गई। जेसन ने हैरानी से कहा, तुम्हें लगा कि ये सब एला ने किया होगा? लेकिन क्यों मरीना? क्योंकि वो मुझसे नफरत करती थी। क्या तुम मर्दों को ये बातें समझ नहीं आती? वो तुम्हारे प्यार में बुरी तरह से पड़ी हुई थी जेसन, दीवानी थी एकदम। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था। लेकिन अब इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। ये काम एला का नहीं हो सकता क्योंकि उसे भी मार दिया गया है। जेंक्स प्लीज मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से ले चलो, किसी ऐसी जगह जो एकदम सेफ हो, जहाँ मेरी जान को कोई खतरा ना हो। जेसन ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, सुनो मरीना, मैं हर तरह से तुम्हारी सुरक्षा चाहता हूँ, लेकिन अभी यहाँ से हम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि घर में होने वाली इन 2 मौतों ने केस को और भी उलझा दिया है। अभी बहुत सी बातों पर गौर करना बाकी है। हमारे यूं भागने से कोई फायदा नहीं होने वाला। और जैसा कि तुमने कहा, अगर कोई ऐसा इंसान है जो तुमसे नफरत करता है और तुम्हें मारना चाहता है, तो वो हर उस जगह पर आसानी से पहुंच जाएगा जहां जहां तुम जाओगी। लेकिन तुम चिंता मत करो डार्लिंग, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मैं तुमको सारी दुनिया के खतरों से बचाऊंगा। दुनिया के आखिरी छोर तक मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा मरीना। अध्याय 21 भाग 1। अगले दिन थका मांदा और मायूस क्रैडॉक मिस मार्पल से मिलने पहुंचा। मिस मार्पल ने उसे देखकर कहा, आराम से बैठकर सुस्ताओ। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे ऊपर काम का बड़ा भारी दबाव है। क्रैडॉक ने एक ठंडी सांस ली और कुर्सी पर ढहसा गया। मुझे हारना पसंद नहीं है जेन आंटी। 24 घंटों में 2 खून और कहीं किसी का जरा सा भी सुराग नहीं। इस वक्त शायद मैं दुनिया का सबसे परेशान आदमी हूँ। मिस मार्पल ने अफसोस जाहिर करते हुए अपनी जीभ चटकाई और उसे एक तेज कड़क ड्रिंक बनाकर दिया। ये लो, इसे पियो और आराम से बैठकर बताओ कि तुम्हें और क्या नई बातें पता चली हैं। मुझे लगता है कि आपको भी उतना ही पता है आंटी जितना मैं जानता हूँ, और शायद आपने थोड़ी और भी जानकारी बटोर ली होगी। तो बल्कि आप मुझे बताइए कि आपके पास क्या क्या नई जानकारियाँ हैं। देखो मेरे प्यारे क्रैडॉक, मैं तो हमेशा से यही कहती आई हूँ कि किसी भी हत्या के मामले में शक की पहली सुई उस तरफ जानी चाहिए जहाँ कोई संभावना हो सकती है। जैसे मिसेस बैडकॉक को ही ले लो। अगर कोई पूछे कि ऐसा काम कौन कर सकता है, तो मेरा पहला जवाब यही होगा कि ये उसके पति का काम रहा होगा। इसके बाद जब हमने ये तय किया कि ये हत्या मरीना के नाम पर हुई है, तो अब हमें ये देखना होगा कि मरीना का ऐसा नज़दीकी आदमी कौन हो सकता है। और इसके लिए जवाब होगा कि ये काम उसके पति का ही हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि पति अक्सर अपनी बीवियों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर मैं तुम्हारी इस बात से भी सहमत हूँ कि जेसन रड अपनी बीवी को दिलो जान से चाहता है। हालांकि मुझे इस बात पर यकीन तो नहीं होता, लेकिन ये उसकी एक्टिंग भी हो सकती है। और वैसे भी ऐसा कोई मकसद भी नहीं दिखाई देता जिसकी वजह से जेसन मरीना को मारना चाहता होगा। अगर वो किसी और से शादी करना चाहता तो वो तो वैसे भी आराम से कर सकता था। इन लोगों के लिए तलाक तो जैसे रोज़ का दाल भात होता है। तो प्रैक्टिकल तौर पर मुझे इसमें जेसन का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। वो कोई गरीब आदमी भी नहीं है, उसका अपना कैरियर है और वो मरीना से कहीं ज़्यादा कामयाब है। तो इस दिशा में ज़्यादा जाना बेकार है। तो फिर सवाल ये उठता है कि मरीना की जान कौन लेने की कोशिश कर रहा होगा? कौन है जो उसे मारने को इतना बेताब है कि उसे धमकी भरे खत भेज रहा है और उसे मारने के लिए बार बार कोशिश कर रहा है? अच्छा एक बात बताओ बेटे, वो इटालियन कुक, वही जिसकी हत्या हुई है, मुझे पता लगा है कि वो अपनी मौत वाले दिन लंदन गया था। क्या कोई जानता है कि उसने वहाँ जाकर क्या क्या किया? अगर तुम बता सकते हो तो मुझे ये बात बताओ। क्रैडॉक ने जवाब दिया, वो सुबह 11:30 बजे लंदन पहुँचा था आंटी। उसने लंदन में क्या किया ये तो पता नहीं चला, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसने 2:15 बजे के करीब अपने बैंक में 500 पाउंड नगद जमा करवाए। इस बात के भी हमको कोई सबूत नहीं मिले कि वो लंदन में किसी बीमार रिश्तेदार से मिलने गया था या उसका कोई संबंधी किसी मुश्किल में था। वहाँ उसके किसी रिश्तेदार ने उससे मुलाकात नहीं की। मिस मार्पल ने गर्दन हिलाई और बोली, 500 पाउंड कैश? ये तो वाकई दिलचस्प है। क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि ये फिरौती की रकम की पहली किश्त हो सकती है? जी हाँ आंटी, लगता तो यही है, मिस मार्पल ने कहा। हो सकता है इतने ही पैसों में सौदा तय हुआ हो, या फिर शिकार ने उसे यकीन दिला दिया हो कि वो उसे बाकी पैसे कुछ टाइम बाद दे देगा। इस तरह तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है
कि हत्यारा मरीना के घर में या स्टूडियो में ही काम कर रहा है। वो कोई माली, नौकर या सहायक भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि उसके माध्यम से ये काम करवाया जा रहा हो, और शायद इसीलिए गिसेप लंदन गया था। जी हाँ आंटी, ठीक कहा आपने। वहाँ लंदन में मिस्टर फैन, लोला और मार्गॉट भी हैं। वो तीनों भी उस पार्टी का एक हिस्सा थे। वो तीनों ही 11 से 2:15 के बीच गिसेप से मुलाकात कर सकते थे। फैन उन घंटों के दौरान अपने ऑफिस में नहीं था। लोला अपने स्वीट से निकलकर शॉपिंग करने गई थी, और मार्गॉट भी उस दौरान अपने स्टूडियो में नहीं थी। मैंने ये सारी बातें कंफर्म कर ली हैं। और हाँ, आपने मुझसे बच्चों के बारे में पता करने को भी कहा था, उन बच्चों के बारे में जिनको मरीना ने गोद लिया था। फिर उसने गोद लिए बच्चों के बारे में जो भी उसे मार्गॉट से पता चला था, वो सब मिस मार्पल को बताया। मिस मार्पल ने हौले से कहा, मार्गॉट बेंस, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सारी बात का बच्चों से कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। हालांकि इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मेरे प्यारे डरमॉट, तुम्हें बच्चों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जरा अपने बचपन के बारे में सोचो। क्या तुम वाकई किसी ऐसी बात या दुर्घटना को याद कर सकते हो जो तुम्हारे लिए दुख या सदमे का कारण रही हो? कुछ ऐसा जिसके लिए तुमको आज भी पछतावा होता हो, कुछ ऐसा जिसका बदला आज तक ना लिया जा सका हो। क्रैडॉक ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, मुझे ऐसी एक चीज़ याद तो आ रही है। मैं उस वक्त शायद 5 साल का था जब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। मैं नर्सरी में जैम रोल पुडिंग का डिनर कर रहा था। मुझे वो बहुत पसंद था। एक नौकर ने आकर मेरी नर्सरी की आया से कहा, देखो कितने दुख की बात है, एक एक्सीडेंट में मिसेस क्रैडॉक मारी गई। और पता है आंटी, अब जब कभी भी मैं अपनी माँ की मौत को याद करता हूँ तो मुझे जैम रोल पुडिंग की एक प्लेट दिखाई देती है, और ये कि मैं बैठा हुआ उसे ताक रहा हूँ। मैं उस वक्त ना तो रोया था और ना ही कुछ बोला। मुझे आज भी याद है कि मैं उसी तरह अवाक बैठा अपने जैम रोल पुडिंग को देख रहा था। और आज भी मुझे कहीं किसी रेस्टोरेंट में जैम रोल पुडिंग दिख जाए तो मैं खुद को उसी दुख और मायूसी से घिरा हुआ पाता हूँ। कभी कभी तो ये भी याद नहीं रहता कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये बात आपको सुनने में अजीब नहीं लग रही है आंटी? बिल्कुल नहीं, ये एक कुदरती बात है मेरे बच्चे, और ये बड़ी ही दिलचस्प है। और इसे सुनकर मेरे दिमाग में एक बढ़िया सी तरकीब आई है। मेरी बात को ध्यान से सुनो क्रैडॉक। मैं तुमसे कुछ बातें बहुत ज़्यादा विस्तार से जानना चाहती हूँ कि मेले वाले दिन क्या क्या हुआ था। मिसेस बेंट्री आई, और उसके फ़ौरन बाद पादरी आए। फिर मिस्टर और मिसेस बैडकॉक आए, और उस समय सीढ़ियों पर मेयर और उनकी पत्नी, आर्डविक फैन, लोला ब्रूएस्टर, मच बेनहम के हेरोल्ड ऑर्गस का एक पत्रकार, और ये फोटोग्राफर लड़की मार्गॉट बेंस वहाँ मौजूद थे। तुमने मुझे बताया था कि मार्गॉट ने अपना कैमरा ऐसे लगा रखा था कि वो हर कार्रवाई की तस्वीरें ले सकती थी। क्या तुमने उन तस्वीरों को देखा है? जी हाँ आंटी, मैंने उनको देखा है, और उनमें से एक को मैं आपको दिखाने के लिए लेकर भी आया हूँ। फिर उसने अपनी जेब से वो तस्वीर निकालकर मिस मार्पल को थमा दी। ये मरीना ग्रेग की तस्वीर थी, जिसमें जेसन रड उसके थोड़ा सा पीछे खड़ा था। आर्थर बैडकॉक अपने चेहरे पर हाथ रखे थोड़ी शर्मिंदगी के भाव के साथ पीछे खड़ा था, जबकि उसकी बीवी ने मरीना के हाथ अपने हाथों में ले रखे थे और उसे देखते हुए उससे बातें कर रही थी। मरीना उसे नहीं देख रही थी, वो उसके सिर के पीछे शायद उससे थोड़ा सा बाईं तरफ देख रही थी। तस्वीर को ध्यान से देखने के बाद मिस मार्पल ने कहा, मैंने सुना था कि उसके चेहरे पर ऐसे भाव आए थे, पथराए हुए से भाव। इस तस्वीर में ये साफ दिख रहा है कि जैसे उस पर वाकई किसी शाप का साया पड़ गया हो। मैं इस बारे में यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन ये एक तरह से भावनाओं के जड़ हो जाने जैसा भाव है। मैं इसे डर नहीं कहूँगी। इसको देखकर ऐसा लगता है कि वो उस दिन सदमे में थी। क्या तुमने नोट्स लिए डरमॉट कि असल में उस समय हीथर मरीना ग्रेग को क्या बता रही थी? मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा तो है, लेकिन क्या तुम मुझे विस्तार से बता सकते हो? शायद तुम्हारी पूछताछ में अलग अलग लोगों से तुम्हें कुछ पता चला होगा। डरमॉट ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ। आपकी दोस्त मिसेस बेंट्री, फिर जेसन रड और शायद आर्थर बैडकॉक। जैसा कि आपने कहा, उन सबके शब्दों में थोड़ा हेरफेर ज़रूर था, लेकिन सब ने एक ही बात कही थी। हाँ, वो तो मैं जानती हूँ क्रैडॉक, लेकिन मैं उनके शब्दों के उस फ़र्क को ही जानना चाहती हूँ। शायद उसी से कोई मदद मिल सकेगी। डरमॉट ने अपनी जेब से एक छोटी सी नोटबुक निकाली और उसे देखकर अपनी यादें ताज़ा करते हुए कहना शुरू किया। मेरे पास थोड़ा बहुत नोट किया हुआ है। ये तो साफ था कि मिसेस बैडकॉक अपने आप में बहुत ही खुश थीं। उन्होंने कुछ ऐसा कहा, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये मेरे लिए कितना अद्भुत है।
आपको याद नहीं होगा, लेकिन कई साल पहले बरमूडा में मुझे उन दिनों चिकन पॉक्स हुआ था और मैं बिस्तर से चोरी से उठकर आपसे मिलने आई थी। आपने मुझे ऑटोग्राफ भी दिया था। वो मेरे जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से एक था, जिसे मैं कभी भुला नहीं सकती। मिस मार्पल ने उसे टोकते हुए कहा। अच्छा ठीक है, उसने जगह का नाम तो लिया, लेकिन तारीख नहीं बताई, है ना? जी हाँ, जी हाँ, इंस्पेक्टर ने कहा। ठीक है, और उसके पति रड ने क्या कहा था? उसने कहा था आंटी कि हीथर ने उसकी बीवी को बताया कि वो बुखार से उठकर मरीना से मिलने आई थी और अब भी उसके पास मरीना का ऑटोग्राफ है। ये बयान आपकी दोस्त के बयान से छोटा था, लेकिन दोनों का सार एक ही था। मिस मार्पल ने कुछ सोचा, फिर बोली, क्या उसने टाइम और जगह भी बताए थे? नहीं आंटी, मुझे तो नहीं लगता। उसने यही कहा था कि ये 10 या 12 साल पहले की बात होगी। अच्छा ठीक है, और हीथर के पति ने क्या कहा था? मिस्टर बैडकॉक ने कहा था कि हीथर मरीना ग्रेग से मिलने के लिए बहुत ही उत्साहित और उत्सुक थी और वो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, और उसने ये भी बताया कि वो बीमार होने के बावजूद मरीना से मिलने गई थी और उसका ऑटोग्राफ लेकर आई थी। ये बात उनकी शादी से पहले की थी और ये सारी बातें हीथर ने खुद अपने पति को बताई थीं। ये सारी बातें सुनकर मिस मार्पल थोड़ा गहरी सोच में डूब गईं। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि उसने अपनी नई ड्रेस खराब क्यों की? किसने आंटी? क्या मिसेस बैडकॉक ने? हाँ, ये बात बहुत ही अजीब लग रही है क्रैडॉक, और मुझे इसका कोई कारण नजर नहीं आ रहा। शायद हो सकता है ये मेरा वहम हो। तभी मिस नाइट दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और उन्होंने लाइट जला दी। मुझे लगा कि यहाँ थोड़ी रोशनी होनी चाहिए, इसलिए मैं आई, उन्होंने कहा। बातों का सिलसिला वहीं टूट गया और डरमॉट जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जाते जाते उसने कहा, बस एक बात रह गई आंटी, और वो ये कि आपको मुझे बताना है कि आपकी कौन सी पिछली याद इस समय आपको सता रही है। मिस मार्पल मुस्कुराईं और बोली, सब मुझे आज भी उसी बात के लिए चढ़ाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि एक पल के लिए मुझे लॉरेस्टन्स पार्लर मेड की याद आ गई थी। उसे फ़ोन पर संदेश लेने होते थे और वो इस काम में ज़्यादा कुशल नहीं थी। वो सुन तो ठीक ही लेती थी, लेकिन उनको लिखते टाइम अर्थ का अनर्थ कर देती थी। असल में उसकी ग्रामर बहुत ही गड़बड़ थी। इसी चक्कर में कई बार हादसे हुए। एक बार की बात मुझे याद है, उसे किसी मिस्टर बरो ने फ़ोन पर कहा कि वो टूटी चारदीवारी के चक्कर में मिस्टर एल्वेस्टन से मिलने गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उसे ठीक करवाना उनका काम नहीं है। वो चारदीवारी प्रॉपर्टी के दूसरी तरफ थी और उन्होंने कहा कि वो ये जानना चाहेंगे कि क्या इस केस को आगे ले जाना ठीक रहेगा, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि वो इसे पा सकते हैं या नहीं, और वकील को हायर करने से पहले उनके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि ज़मीन का असली नाप क्या है। अब जैसा कि तुम देख सकते हो डरमॉट, ये संदेश काफ़ी उलझा हुआ था और इस पूरे संदेश ने उसे बुरी तरह से चकरा दिया। क्रैडॉक ने थोड़े उलझे स्वर में कहा, अगर आप पार्लर मेड्स की बात कर रहे हैं तो वो तो अब पुराने ज़माने की बात हो गई है। मैंने तो सालों से उनका नाम तक नहीं सुना है। मिस मार्पल ने जवाब दिया, ये बहुत साल पहले की बात है, लेकिन इंसान का स्वभाव तो हमेशा एक सा ही रहता है ना। अक्सर एक जैसी वजह से ही भूलें होती हैं। कम से कम मैं इस बात के लिए तो शुक्रगुजार हूँ कि वो लड़की बॉर्नमाउथ में सही सलामत है। लड़की? कौन सी लड़की? डरमॉट ने हैरानी से पूछा। अरे वही जो कपड़े सिलती है और उस दिन गिसेप से मिलने गई थी। उसका क्या नाम था भला? ग्लैडी समथिंग। क्या ग्लैडिस डिक्सन था? डरमॉट ने पूछा। अरे हाँ हाँ, यही नाम था। लेकिन आपको कैसे पता आंटी कि वो बॉर्नमाउथ में है? मिस मार्पल मुस्कुराईं और बोली, मुझे पता है, क्योंकि मैंने ही तो उसे वहाँ भेजा है। आपने उसे वहाँ भेजा है? लेकिन क्यों आंटी? मैं उससे मिलने गई थी बच्चे, और मैंने उसे थोड़ा पैसा देकर छुट्टियां मनाने भेज दिया, और साथ ही ये भी कहा कि कुछ दिन घर पर अपना पता ना बताए। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया आंटी? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो लड़की भी मारी जाए, समझे मेरे बच्चे। अध्याय 22। 2 दिन बाद मिस मार्पल की नाश्ते की ट्रे मेज पर लगाते हुए मिस नाइट ने कहा, लेडी कॉनवे की तरफ से कितना प्यारा खत आया है। आपको याद होगा ना मिस मार्पल, मैंने आपको उसके बारे में बताया था। उसकी याददाश्त इतनी खराब है कि अक्सर अपने ही रिश्तेदारों को पहचानती नहीं और उनको वापस जाने को कह देती है। इस समय वो बेलग्रेव होटल में सर्दियां बिता रही है। बड़ा ही प्यारा होटल है, सुंदर मैदान, कांच की दीवारों से घिरी छत। वो चाहती है कि मैं भी उसके साथ जाकर रहूं, लेकिन मैं भला कैसे जा सकती हूँ? मिस मार्पल ने जल्दी से कहा, अरे अगर वो चाहती हैं कि तुम वहाँ आओ तो मेरे ख्याल से तुम्हें वहाँ जाना चाहिए।
मिस नाइट जोर से चिल्लाई। अरे नहीं, मैं तो ऐसा सुन भी नहीं सकती। मिस्टर रेमंड वेस्ट क्या कहेंगे? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं अपने फर्ज से इस तरह से मुंह मोड़ लूं। मैंने तो बस यूं ही कह दिया था डियर। आप चिंता मत करो, हम इतनी जल्दी अलग नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम दोनों एक साथ रहेंगे और एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। इतना कहकर वो कमरे से निकल गईं। मिस मार्पल ने नाश्ते की ट्रे को देखा, लेकिन उनका कुछ खाने का मन नहीं हुआ। अंत में उन्होंने रिसीवर उठाकर बड़े जोश से एक नंबर मिलाया। डॉक्टर हैडॉक, मैं जेन मार्पल बोल रही हूँ। मैं जल्दी से जल्दी आपसे मिलना चाहती हूँ। जब डॉक्टर आए तो उन्होंने पाया कि बिस्तर में पड़ी मिस मार्पल उनका ही इंतजार कर रही थीं। अरे भाई, आप तो एकदम अच्छी खासी दिख रही हैं, फिर आपने मुझे क्यों बुलाया है? डॉक्टर ने कहा। मैं बिल्कुल भली चंगी हूँ, इसीलिए तो आपसे मिलना चाहती थी। कहने का मतलब ये है कि अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और किसी को फुल टाइम मेरी देखभाल के लिए रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई रोज़ आकर घर की साफ सफाई कर दे, बस इतना ही काफ़ी है। तो आप प्लीज़ इस मिस नाइट के आगे कह दीजिए ना कि उसके यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो अपनी छुट्टी पर जा सकती है। डॉक्टर हैडॉक ने एक ठंडी सांस ली और बोले, देखिए मिस मार्पल, आप अपनी उम्र के हिसाब से सेहतमंद हैं, लेकिन आपको सांस की बीमारी है और फिर घर में अकेले रहना अपने आप में ही एक खतरा है। किसी दिन आप सीढ़ियों से गिर गईं, बिस्तर से गिर गईं या फिर बाथरूम में आपका पैर फिसल गया तो क्या होगा? आप यहाँ पड़ी होंगी और किसी को पता तक नहीं चलेगा। आप एक बुजुर्ग औरत हैं और इसीलिए आपकी सही तरह से देखभाल होनी चाहिए। अगर आपको ये औरत पसंद नहीं है तो इसको हटाकर किसी और को रख लीजिए। कोई ऐसा पुराना नौकर ढूंढ लीजिए जो पहले आपके साथ रह चुका हो। मैं जानता हूँ कि आप इस बूढ़ी मुर्गी से चिढ़ती हैं, लेकिन आपके पुराने नौकर अभी भी कहीं ना कहीं तो होंगे। आपका भांजा इस समय बेस्ट सेलर राइटर है। अगर आपने कोई सही आदमी चुन लिया तो वो आराम से उसको आपके यहाँ रखवा देगा। मिस मार्पल ने जवाब दिया। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। मेरा प्यारा रेमंड मेरी बात पूरी करने में देर नहीं लगाएगा। वो बहुत ही दिलदार है, लेकिन सही बंदा मिलना कौन सा आसान काम है डॉक्टर। नौजवानों के पास जीने के लिए अपनी ज़िंदगी है और मेरे पुराने कई वफादार नौकर अब इस दुनिया में ही नहीं रहे, तो फिर मैं क्या करूं भला? देखिए मिस मार्पल, इस बहस में पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको देखभाल की ज़रूरत है और मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता। मैं कतई ये सलाह नहीं दूंगा कि आप अपनी नौकरानी को घर से वापस भेज दें। और हाँ, मुझे अब देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अब मेरा यहाँ रुकना बेकार है। देखने में आप अच्छी खासी हट्टी कट्टी दिख रही हैं, इसलिए आपका ब्लड प्रेशर चेक करने या नब्ज चेक करने में मुझे अपना समय बेकार करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस लोकल किस्से की उत्तेजना में मगन हैं और अगर आप इस मामले में अपनी नाक घुसाने से बाज नहीं आ सकती तो जो आपके जी में आए वो कीजिए। मैं चलता हूँ, गुड बाय। मुझे तो अपनी डॉक्टरी का काम करना है ना, मैं आपकी तरह खाली थोड़ी बैठा हूँ। मीज़ल्स के 10 केस हैं, आधा दर्जन काली खांसी के, और कुछ लोगों को तो स्कारलेट फीवर है। ये देहाती रोग पता नहीं कब खत्म होंगे। इतना कहकर डॉक्टर तो बाहर निकल गए और मिस मार्पल भवें सिकोड़े उनकी बात पर गौर करने लगी। क्या कहा था डॉक्टर ने? पेशेंट से मिलने जाना है, वही देहाती रोग। देहाती रोग। कुछ सोचकर उन्होंने अपनी नाश्ते की ट्रे पीछे खिसका दी और मिसेस बेंट्री को फ़ोन किया। डॉली सुनो, मैं जेन बोल रही हूँ। मैं तुझसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना। क्या ये सच है कि तूने इंस्पेक्टर क्रैडॉक से ये कहा था कि हीथर ने मरीना को एक लंबी सी कहानी सुनाई थी कि वो चिकन पॉक्स के बावजूद उठी और उससे जाकर मिली और फिर उसका ऑटोग्राफ भी लिया? हाँ जेन, कुछ इसी तरह की बात थी। क्यों, क्या हुआ? मिसेस बेंट्री ने पूछा। क्या तूने चिकन पॉक्स कहा था? मेरे ख्याल से तो यही कहा था जेन। असल में मिसेस ऑलकॉक उस समय वोडका की कुछ बात कर रही थी, इसलिए मैं बीमारी का नाम ठीक से सुन नहीं सकी थी। मिस मार्पल ने गहरी सांस ली और बोली, क्या तुझे पक्का याद है कहीं उसने काली खांसी तो नहीं कहा था? काली खांसी? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं जेन। इस बीमारी के लिए उसे अपने चेहरे को पाउडर और मेकअप से ढककर जाने की भला क्या ज़रूरत पड़ती? ओह अच्छा, तो तभी तुमने उसके मेकअप के बारे में बताने पर जोर दिया था डॉली। हाँ जेन, उसने भी ऐसे ही कहा था कि वो मेकअप करने वालों में से नहीं है, लेकिन उस दिन उसने बहुत सारा मेकअप लगाया था। लेकिन शायद तुम्हारी बात भी ठीक है जेन, वो चिकन पॉक्स नहीं था, शायद नेटल रैश या ऐसा ही कुछ होगा। मिस मार्पल थोड़ा गुस्से से भुनभुनाई। तुम इसलिए ऐसा कह रही हो ना क्योंकि ये बीमारी तुम्हें हुई थी और उसकी वजह से तुम एक शादी में नहीं जा सकी थी। डॉली, तुम वाकई में बिल्कुल गधी हो, किसी काम की नहीं हो, एकदम बेकार। और फिर मिस मार्पल ने झटके से रिसीवर रख दिया और मिसेस बेंट्री की उधर से बोली जा रही बात बीच में ही कट गई। तभी दरवाजे पर आहट हुई और चेरी अंदर दाखिल हुई।
उसने कहा, मैं आपकी ट्रे लेने आई थी, क्या कुछ हुआ है? आप थोड़ी परेशान दिख रही हैं। हाँ चेरी, मैं बहुत ही असहाय महसूस कर रही हूँ, एकदम बूढ़ी और मायूस। मिस नाइट छुट्टी पर जाना चाहती हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनकी जगह पर किसे रखूं। ये बात सुनते ही चेरी के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। हाथ में थामी ट्रे को वहीं पर रखते हुए वो मिस मार्पल के बिस्तर के एकदम नज़दीक आ गई। उसने थोड़े शर्मिंदगी वाले स्वर में कहा, मिस मार्पल, मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी। आप प्लीज़ इसे मेरी ढिठाई मत समझिएगा। असल में आपकी ये बात सुनने के बाद मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं रसोई के पास बने कमरों की बात कर रही थी। असल में आजकल तो उनका कोई इस्तेमाल नहीं करता है ना? नहीं तो लेकिन क्यों चेरी? वो असल में क्या है मिस मार्पल, मैं ये सोच रही थी, मतलब जिम और मैं ये सोच रहे थे कि काश हम यहाँ आ सकते। मेरा मतलब है रहने के लिए। मिस मार्पल ने उसे हैरानी से देखा। लेकिन डेवलपमेंट में तुम्हारे पास तो इतना सुंदर घर है, फिर तुम यहाँ क्यों आना चाहती हो? असल में मिस मार्पल, हम दोनों ही उस घर से बहुत तंग आ गए हैं। सच कहूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ समय और मिसेस हार्टवेल के पड़ोस में रही तो किसी दिन कोई बड़ा हादसा ही ना हो जाए। सड़े हुए चेहरे वाली वो बूढ़ी बिल्ली हमेशा फालतू की बातें करती रहती है या फिर शिकायतें करती रहती है। जिम भी उससे तंग आ गया है। कल रात तो दोनों में बहुत झगड़ा भी हो गया। हमने ज़रा सा एक गाना तेज़ आवाज़ में बजा दिया था, वो भी धार्मिक संगीत, लेकिन उसने तो हंगामा मचा दिया। दीवार पर जोर जोर से हाथ मारते हुए चिल्लाने लगी, तुम इतना तेज तेज म्यूजिक क्यों बजा रहे हो? लेकिन अब आप ही बताइए मिस मार्पल, जिम को ऐसे ही पसंद है तो मैं क्या करूं? और ऊपर से वो घर आपस में ऐसे मिले हुए हैं कि क्या कहूं। दीवारें तो कागजों से भी पतली हैं, देखने में तो सुंदर और अच्छी लगती हैं, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप अपने तरीके से जीने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला लड़ने आ जाता है। हम दोनों ही उस घर से बुरी तरह से तंग आ चुके हैं। हमें कई तरह के डिवाइस पसंद हैं और उनको हम यहाँ पर ला सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी नहीं है। अगर जिम को वो ऊपर वाला छोटा कमरा भी मिल जाए तो वो उसे एक नए कमरे में बदल देगा और फिर वो अपने सारे कंस्ट्रक्शन मॉडल यहाँ ला सकता है। फिर बार बार हमें उनको हटाना भी नहीं पड़ेगा। और अगर हमने अपना स्टीरियो वहाँ रख कर चलाया भी तो इतनी दूर से संगीत की आवाज़ भी आपको परेशान नहीं करेगी एकदम भी। और फिर देखिए मिस मार्पल, इसमें आपका भी फ़ायदा है। मैंने और जिम ने इस बारे में काफ़ी बात की है। जिम किसी भी समय आपके बहुत सारे काम कर सकता है, जैसे प्लम्बर का काम, बढ़ई का काम, और मैं आपकी उसी तरह से देखभाल करूंगी जैसे मिस नाइट करती है। मुझे पता है आप मुझे फूहड़ समझती हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बिस्तर लगाने और सफाई करने के कामों को एकदम अच्छी तरह से करूं। और वैसे भी आजकल मैं खाना भी बहुत अच्छा पकाने लगी हूँ। मैंने कल रात को ही बीफ बनाया था, बड़ा ही टेस्टी बना था। मिस मार्पल ने गौर से चेरी को देखा। वो किसी बिल्ली के बच्चे की तरह जोश और उमंग से भरी हुई लग रही थी। वो भले ही घर के काम में अनाड़ी थी, लेकिन वो मिस मार्पल के साथ आकर रहना चाहती थी और इस समय उसकी सारी खूबियाँ मिस मार्पल को बहुत ही अहम लग रही थीं। उन्होंने अपनी पुरानी नौकरानी फ्लोरेंस के बारे में भी सोचा। वो बेशक चेरी से बेहतर घर को संभाल सकती थी, लेकिन वो कम से कम 65 साल की हो चुकी थी और मिस मार्पल को ये भी नहीं पता था कि क्या वो वाकई अपने घर को छोड़कर वहाँ आना चाहेगी। उन्होंने मन ही मन अपना फैसला ले लिया और चेरी से कहा, ठीक है, मिस नाइट कुछ दिन के लिए अपनी किसी रिश्तेदार के साथ होटल में रहने जाना चाहती हैं। अगर तुमको लगता है चेरी कि तुम्हें यहाँ आकर अच्छा लगेगा तो मैं तुम्हारे पति से इस बारे में बात करना चाहूँगी। चेरी खुशी से उछल पड़ी। हमारे लिए तो इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती मिस मार्पल। आप सचमुच हर चीज़ के लिए मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हैं। मैं सारे काम अच्छी तरह से करूँगी। अगर आप कहेंगी तो मैं सफाई के लिए झाड़ू और ब्रश का भी इस्तेमाल कर लूँगी। वैक्यूम क्लीनर को बिल्कुल छोड़ दूँगी। मिस मार्पल चेरी के इतने दिलदार प्रस्ताव को सुनकर हंसने लगी। चेरी ने फिर से नाश्ते की ट्रे उठा ली और बोली, बस आज सुबह ना मिस्टर बैडकॉक के बारे में सुनकर थोड़ा सा जी खराब हो गया था, इसीलिए मुझे आज आने में देर हो गई। मिस मार्पल थोड़ा चौंकी। आर्थर बैडकॉक, उसे क्या हो गया? ओहो, क्या आपने नहीं सुना मिस मार्पल? वो तो इस टाइम जेल में है। आप इन पुलिस वालों को तो जानते ही हैं। आज सुबह ही उसे पकड़ कर ले गए हैं। शायद उनको ये पता चला है कि आर्थर बैडकॉक कभी मरीना ग्रेग का पति रह चुका है। मिस मार्पल का मुंह हैरानी से खुला रह गया। क्या कहा तुमने? आर्थर मरीना ग्रेग का पति था? जी हाँ, यही तो कहानी है। किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। वो तो मिस्टर अपशॉ ने बताया। वो 1-2 बार फर्म के काम से यूएस गए थे, वहीं से ये खबर लाए। वैसे तो ये बड़ी पुरानी बात है,
तब तो मरीना ने अपना कैरियर भी शुरू नहीं किया था। उनकी शादी को 1-2 साल ही हुए थे और फिर मरीना को एक फिल्म के लिए अवार्ड मिल गया। उसका पति उसके लायक था नहीं, तो उसने अमेरिकी तरीके से तलाक ले लिया और फिर उसके बाद वो बंदा कहीं गायब हो गया। उसने अपना नाम तक बदल लिया और फिर वो इंग्लैंड आ गया। ये सब बहुत पुरानी बात है। वैसे क्या आपको लगता है मिस मार्पल कि इन सारी बातों का गॉसिंगटन हॉल की घटनाओं से कोई लेना देना है? अब हो या ना हो, लेकिन पुलिस के लिए तो बस इतना ही सुराग बहुत था। धर लिया उन्होंने बेचारे आर्थर को। मिस मार्पल के शरीर में अचानक फुर्ती सी आ गई। अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था चेरी। मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, ज़रा मुझे सोचने दो। तुम ऐसा करो, ये ट्रे ले जाओ और जल्दी से मिस नाइट को यहाँ भेजो, मुझे उठना है। चेरी ने वैसा ही किया। मिस मार्पल ने थोड़ा कांपती हुई उंगलियों के साथ अपने कपड़े बदले। जब वो किसी भी तरह की उत्तेजना के कारण कांपने लगती थी तो उनको अपने ऊपर बड़ी ही खींच आती थी। वो अपनी ड्रेस के हुक बंद कर रही थी जब मिस नाइट ने कमरे में कदम रखा। जी, चेरी ने कहा कि आपने मुझे बुलवाया है। हाँ, बुलवाया है। ज़रा इंच को बुलवाओ फटाफट। मिस नाइट चौंकी। क्या कहा आपने? क्या आप कहीं बाहर जा रही हैं? हाँ, मैंने कहा ना, इंच को बुलवाओ। उसे फ़ोन करके कहो कि टैक्सी लेकर यहाँ आए, जल्दी से। मिस नाइट ने थोड़ी नाराज़गी से उनको देखा और फिर इंच को फ़ोन करने चल दी। जाते जाते उन्होंने पूछा, आप ठीक तो हैं ना मिस मार्पल? क्या उस चेरी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे आप परेशान हो गई हैं? अरे मिस नाइट, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया है। मैं पहले से बहुत बेटर महसूस कर रही हूँ। मुझे तो अपने ऊपर खींच आ रही है कि मैंने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया। लेकिन ये सुराग भी तो मुझे आज सुबह डॉक्टर हैडॉक की बात से ही मिला है। मेरी मेडिकल बुक कहाँ है? इतना कहकर वो उठी और खुद से मेडिकल बुक खोजने चल दी। उनको वो ड्राइंग रूम की एक दराज में रखी दिखी। उन्होंने उसे निकालकर मन ही मन कहा, पेज नंबर 210। फिर उन्होंने उस पन्ने को निकालकर पढ़ा और अपनी गर्दन हिलाई। बहुत खूब, एकदम शानदार। मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस बारे में सोचा भी होगा। असल में मैंने खुद भी कहाँ सोचा। जब तक ये दोनों बातें एक साथ सामने नहीं आईं, तब तक कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। फिर उन्होंने फ़ोन के पास जाकर एक नंबर लगाया। गुड मॉर्निंग पादरी साहब, मैं मिस मार्पल बोल रही हूँ। क्या आप मेरी एक छोटी सी हेल्प करना चाहेंगे? असल में मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, उस दिन की बात के बारे में जिस दिन बेचारी हीथर अपनी जान से गई थी। जी हाँ मिस मार्पल, पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? पादरी ने कहा। जब मिस्टर और मिसेस बैडकॉक वहाँ आए थे तो आप ही मिस मरीना ग्रेग के पास खड़े थे ना? जी हाँ मिस मार्पल, मैं ही उनके आगे आया था। वो बड़ा ही बदकिस्मत दिन था। जी हाँ पादरी साहब, वाकई ऐसा ही था। और मुझे पता चला है कि शायद मिसेस बैडकॉक मिस मरीना ग्रेग को बता रही थी कि वो लोग बरमूडा में पहले भी मिल चुके हैं। मिसेस बैडकॉक बिस्तर में बीमार पड़ी थी, लेकिन फिर भी वो उनसे मिलने गई थी, कुछ इस तरह की बात। जी हाँ मिस मार्पल, मुझे अच्छी तरह से याद है, ऐसी ही बात हुई थी। और क्या आपको ये याद है पादरी साहब कि मिसेस बैडकॉक ने कौन सी बीमारी का नाम लिया था? जी, 1 मिनट, मैं सोच कर बताता हूँ। उन्होंने मीज़ल्स कहा था। दरअसल जर्मन मीज़ल्स नहीं, वो एक अलग तरह का खसरा था जिसमें लोग ज़्यादा बीमार नहीं होते। मुझे अपनी कज़िन कैरोलिन के बारे में भी याद है। लेकिन मिस मार्पल ने पादरी के कज़िन की बात को आगे नहीं बढ़ने दिया और थैंक्स पादरी साहब कहकर रिसीवर नीचे रख दिया। कुछ देर वो बड़े ही विस्मित भाव से वहाँ खड़ी रहीं। पादरी की इस एक बात से सेंट मैरी मीड के इस पूरे रहस्य पर से पर्दा जैसे हट गया था। वो एक बात जिसे वो उस समय बताना भूल गया था। तभी मिस नाइट ने आकर कहा, टैक्सी आ गई है मिस मार्पल, लेकिन आप क्यों जाना चाहती हैं बाहर? कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। उसकी बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए मिस मार्पल आगे बढ़ीं और उन्होंने टैक्सी वाले से गॉसिंगटन हॉल चलने के लिए कहा। वहां जाकर उन्होंने मिस्टर जैसन रड से मिलने की इच्छा जाहिर की। गिसेप की मौत के बाद उसकी जगह एक मरियल से दिखते अधेड़ को वहां भर्ती किया गया था। उसने मिस मार्पल से कहा, लेकिन मिस्टर रड से मिलने के लिए तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, वो ऐसे किसी को नहीं मिलते। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी। इतना कहकर मिस मार्पल एक कुर्सी पर जाकर बैठ गईं। लेकिन मैडम, आज वो बहुत बिजी हैं, वो सुबह आपसे नहीं मिल सकते। कोई बात नहीं, मैं दोपहर तक इंतज़ार कर लूँगी, मिस मार्पल ने कहा। नया बटलर थोड़ा चकरा कर वहाँ से चला गया। तभी एक और आदमी वहाँ आया। उसकी आवाज़ में थोड़ा अमेरिकन लहजा था। मिस मार्पल ने कहा, मैंने तुमको पहले भी देखा है, शायद डेवलपमेंट में। तुमने मुझसे ब्लेनहेम क्लोज का रास्ता पूछा था ना? ये हेली प्रेस्टन था। उसने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया।
जी हाँ, शायद आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी पता बताने में, लेकिन मैं बुरी तरह से रास्ता भटक गया था। मिस मार्पल ने भी मुस्कुराकर कहा, अच्छा मैंने ऐसा किया था। असल में वहाँ बहुत सारे क्लोज हैं ना, वो गलियाँ एकदम भटका देती हैं इंसान को। वैसे क्या मैं मिस्टर रड से मिल सकती हूँ? जी अभी तो नहीं हो पाएगा, वो काफ़ी बिजी हैं। मेरा मतलब है आज तो हम उन्हें तंग कर ही नहीं सकते। नहीं हो पाएगा मिस। वैसे क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपको उनसे क्या काम है? जी नहीं, मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे उनसे ही काम है और मैं इसके लिए कितनी भी देर इंतज़ार कर सकती हूँ। हेली प्रेस्टन थोड़ा सा सकपकाया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर इरादा बदलकर सीढ़ियों की तरफ चल दिया। जब वो वापस आया तो उसके साथ कोट पैंट पहने एक व्यक्ति था। ये डॉक्टर गिलक्रिस्ट हैं, मेरा नाम मिस मार्पल है। ओह, तो आप हैं मिस मार्पल? डॉक्टर ने ये कहते हुए उनको काफ़ी दिलचस्पी से देखा। हेली प्रेस्टन वहाँ से खिसक गया। डॉक्टर ने कहा, मैंने आपके बारे में काफ़ी सुना है। मुझे डॉक्टर हैडॉक ने बताया था, वो मेरे पुराने दोस्तों में से हैं। मुझे पता चला है कि आप मिस्टर जेसन रड से मिलने आए हैं। क्या काम है आपको उनसे? जी मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर। डॉक्टर ने उनको गौर से देखा और बोला, और आप ऐसा करने के लिए यहाँ लंबे टाइम तक डेरा डालने को भी तैयार हैं? जी हाँ बिल्कुल डॉक्टर। ओह, तब तो मुझे आपको बताना ही पड़ेगा मिस मार्पल कि आज आप उनसे क्यों नहीं मिल सकती। असल में कल रात नींद में ही उनकी पत्नी की मौत हो गई है। मौत हो गई? कैसे? शायद उन्होंने नींद की ज़्यादा गोलियां निगल लीं। हम नहीं चाहते कि कुछ घंटों तक ये बात प्रेस तक जाए, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इस बात को आप अपने तक ही सीमित रखें। हाँ हाँ ज़रूर डॉक्टर, मैं किसी से नहीं कहूँगी। लेकिन क्या वो एक एक्सीडेंट था? जी हाँ मुझे तो यही लगता है मिस मार्पल। लेकिन ये खुदकुशी भी तो हो सकती है। हो सकती है मिस मार्पल, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है डॉक्टर कि किसी और ने उनको ये गोलियां दे दी हों। गिलक्रिस्ट ने अपने कंधे सिकोड़े। जी नहीं, ऐसा होने की संभावना ना के बराबर ही है। ओह, तब तो मेरा मिस्टर रड से मिलना और भी ज़रूरी हो गया है डॉक्टर। गिलक्रिस्ट ने उन्हें घूरा और फिर बोला, आप यहाँ इंतज़ार कीजिए। अध्याय 23। गिलक्रिस्ट के अंदर आते ही जैसन ने ऊपर देखा। डॉक्टर ने कहा, एक बूढ़ी औरत नीचे आई है, 100 साल की तो होगी कम से कम। आपसे मिलना चाहती है, किसी की बात नहीं सुन रही और कहती है कि जितना भी इंतज़ार करना पड़ेगा करेंगी। जैसन का चेहरा बुरी तरह से फक पड़ा हुआ था। उसने कहा, कौन है वो सिरफिरी औरत? मुझे नहीं मिलना है किसी से। मैं क्यों मिलूं? डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर मैं आपकी जगह होता मिस्टर जेसन तो उससे ज़रूर मिलता। अच्छा ठीक है, भेज दो। वैसे भी अब क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ पल बाद ही मिस जेन मार्पल उसके कमरे में दाखिल हुई। जेसन रड ने डेस्क से उठकर अपनी तरफ आती उस दुबली सी औरत को हैरानी से देखा। आप मुझसे मिलना चाहती थी? कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मिस मार्पल ने कहा, मुझे आपकी पत्नी की मौत के बारे में जानकर बड़ा अफसोस हुआ। मैं देख सकती हूँ कि किस तरह आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपके दुख को खिलवाड़ बनाकर मैं अपनी सहानुभूति पेश नहीं करूँगी। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको साफ तौर पर सबके सामने लाना बहुत ज़रूरी है, वरना एक बेगुनाह जेल की सलाखों के पीछे पड़ा रहेगा। एक बेगुनाह? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा मिस मार्पल। मेरा मतलब है आर्थर बैडकॉक। वो इस समय जेल में है और उससे पूछताछ चल रही है। जैसन ने हैरानी से कहा, मेरी बीवी की मौत के संबंध में? लेकिन ये तो अजीब सी बात है, वो तो कभी यहाँ आया ही नहीं, बल्कि वो तो उसे जानता तक नहीं था। असल में ऐसा नहीं है मिस्टर जेसन, वो उसे जानता था। उसकी एक बार मरीना से शादी हो चुकी है। आर्थर बैडकॉक? लेकिन वो तो हीथर बैडकॉक का पति था। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है मिस मार्पल। जी नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। असल में उसकी दोनों से ही शादी हुई थी। उसने आपकी पत्नी से तब शादी की थी जब वो जवान थी, जब वो फिल्मों में काम भी नहीं करती थी। जैसन ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन मेरी बीवी की पहली शादी तो किसी एल्फ्रेड बीडल से हुई थी। वो रियल एस्टेट के काम में था। उनके बीच बनी नहीं और वो अलग हो गए थे। जी हाँ, सही कहा आपने। और फिर उसके बाद उस आदमी ने अपना नाम बदलकर बीडल से बैडकॉक रख लिया था। वो यहाँ भी रियल एस्टेट में ही काम करता है। कितनी हैरानी की बात है कि कुछ लोग अपना काम नहीं बदलते और सालों साल उसी में लगे रहते हैं। शायद मरीना को उस वक्त लगा था कि वो आदमी उसके लायक नहीं है। वो उसकी चाल के साथ कदम नहीं मिला सका होगा। ये सारी बात तो वाकई बड़ी ही हैरत अंगेज है मिस, जैसन रड ने कहा। मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ मिस्टर जैसन कि मैं कोई मन से कहानियाँ नहीं बना रही।
मैं आपको हकीकत बताने आई हूँ। आप तो जानते हैं गांव में ऐसी बातें छिपाई नहीं छिपती, हालांकि उनको हॉल तक आने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसन को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। फिर अचानक उसने बात संभाल ली और बोला, लेकिन इस बात में मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं ये चाहती हूँ मिस्टर जैसन कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं सीढ़ियों पर उस जगह जाकर खड़ा होना चाहती हूँ जहाँ खड़े होकर आप दोनों ने मेहमानों का स्वागत किया था मेले वाले दिन। जैसन ने उनको संदेह भरी नज़रों से देखा। इसका मतलब ये औरत भी सिर्फ एक तमाशाई है बस। लेकिन मिस मार्पल का चेहरा एकदम गंभीर था। जैसन ने कहा, ठीक है चलिए, अगर आप ऐसा ही चाहती हैं तो मैं आपको ले चलता हूँ। वो उनको सीढ़ियों के पास ले गया और एक कोने में ले जाकर खड़ा कर दिया। मिस मार्पल ने कहा, जब से बेंट्रीज गए हैं तब से आपने घर में काफ़ी बदलाव कर दिए हैं। मुझे ये अच्छा लगा। खैर मुझे देखने दीजिए। मेरे ख्याल से मेज़ यहाँ पर लगी होंगी और शायद आप और आपकी पत्नी यहाँ खड़े होंगे। जेसन ने हाथ से जगह दिखाते हुए कहा, जी मेरी पत्नी यहाँ खड़ी थी। लोग सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे। वो उनसे हाथ मिलाती और फिर उन्हें मेरे हवाले कर देती। मिस मार्पल उस तरफ गईं और मरीना वाली जगह पर खड़ी हो गईं। कुछ देर तक बिना हिले वहीं खड़ी रहीं। जेसन रड उनको ताक रहा था। वो चकराया हुआ था, लेकिन इस बात में थोड़ी रुचि भी ले रहा था। मिस मार्पल ने अपना हाथ इस तरह से उठाया मानो उसे हिला रही हों, और फिर साथ ही सीढ़ियों की तरफ देखा जैसे नीचे से आने वालों को भी देख रही हों। फिर उन्होंने सीधा अपने आगे देखा। सीढ़ियाँ चढ़ते समय दीवार के बीच में एक बड़ी सी तस्वीर थी जो किसी इटालियन ओल्ड मास्टर की कॉपी लग रही थी। उसके आसपास संकरी खिड़कियाँ थीं, जिनमें से एक तो बाग की तरफ खुलती थी और दूसरी अस्तबलों की तरफ खुलती थी। लेकिन मिस मार्पल ने उन सब चीज़ों को नहीं देखा। उनकी नज़रें तस्वीर पर जमी थीं। फिर उन्होंने कहा, बेशक आप हमेशा पहली बार ही कोई बात सही तरह से सुनते हैं। मिसेस बेंट्री ने मुझे बताया था कि जब आपकी पत्नी ने उस तस्वीर को देखा तो उनका चेहरा पथरा सा गया था। उन्होंने मैडोना के नीले और लाल रंग के चोगे को देखा। मैडोना ने अपना सिर थोड़ा पीछे कर रखा था। वो उस बालक को देखकर हंस रही थी जिसे उसने बाहों में उठा रखा था। ये एक धार्मिक तस्वीर है, लेकिन ये एक प्रसन्न माँ और उसके बच्चे की तस्वीर भी है ना मिस्टर रड? जी हाँ, ऐसा ही है, मिस मार्पल ने आगे कहा। अब मैं समझी, अच्छी तरह से समझ गई। सब कुछ बहुत ही आसान है ना? और ये बात शायद आप भी जानते हैं मिस्टर जेसन कि ये कितनी आसान सी बात है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जेसन रड ने नीचे झांका। वहाँ से बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। उसने कहा, जी नहीं मिस मार्पल, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी जानता हूँ। मिस मार्पल ने भी नीचे झांकते हुए कहा, ओह ये तो इंस्पेक्टर क्रैडॉक की आवाज़ है। वो शायद आपसे मिलने आए हैं। अगर वो भी हमारे साथ शामिल हो जाएं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? जी नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जेसन रड ने कहा। मिस मार्पल ने जवाब दिया, इंस्पेक्टर एकदम सही टाइम पर आए हैं। हमारे पास वेस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। अब हम उस पॉइंट पर आ पहुँचे हैं जहाँ हमें ये समझना होगा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। असल में ये एक बहुत ही सिंपल सी बात थी, इतनी सिंपल कि किसी की नज़रों में आ ही नहीं पाई। तब तक इंस्पेक्टर क्रैडॉक भी ऊपर आ चुका था। उसने मिस मार्पल को देखते ही पूछा, अरे आप आंटी, आप यहाँ कैसे आईं? टैक्सी से आई हूँ। असल में मुझे मिस्टर रड से बहुत ज़रूरी मिलना था, इसलिए मुझे आना पड़ा। वैसे तो हम किसी कमरे में जाकर भी बात कर सकते थे, लेकिन मुझे यहीं पर रहना ठीक लग रहा है। यहाँ हम वहीं मौजूद हैं जहाँ वो सब कुछ घटा था, यानी कि हम मौकाए वारदात पर खड़े हैं। इससे हमें सारी बातों को समझने में आसानी हो जाएगी। अब मैं आपको सारी बातें समझाती हूँ। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक बहुत ही सिंपल सी बात थी। ये सब कुछ शुरू हुआ हीथर बैडकॉक के आने के बाद। वैसे हीथर का जो स्वभाव था, ऐसे में उसके साथ जो भी हुआ वो कभी ना कभी तो उसकी लाइफ में होना ही था। जी, मैं आपकी बात का मतलब एकदम भी नहीं समझ पा रहा हूँ, जेसन ने कहा। कोई बात नहीं मिस्टर जेसन, मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ। अब आप देखिए, मेरी दोस्त मिसेस बेंट्री ने यहाँ के दृश्य के बारे में मुझे बताते हुए कविता का एक अंश पढ़ा था, लॉर्ड टेनिसन की कविता। उसके शब्द थे, द मिरर क्रैक्ड फ्रॉम साइड टू साइड, द कर्स इज कम अपॉन मी, क्राइड द लेडी ऑफ शैलॉट। इसके बाद मिसेस बेंट्री ने जो देखा, या उन्हें लगा कि उन्होंने देखा, तो दरअसल उन्होंने गलत कहा। इन परिस्थितियों के हिसाब से कयामत की बजाय अभिशाप शब्द ज़्यादा सही रहता। उन्होंने देखा कि आपकी पत्नी हीथर से बात कर रही थी और उसकी बात सुन रही थी। उसने अचानक आपकी पत्नी के चेहरे पर एक अभिशाप का साया देखा। जब आपकी बीवी के चेहरे पर ऐसे भाव थे तो वो हीथर की बात सुनने की बजाय
पीछे दिखाई दे रही तस्वीर को ताक रही थी, उस माँ और बच्चे की खुश तस्वीर को। यहाँ पर गलती ये हुई कि भले ही उस अभिशाप की परछाई मरीना ग्रेग के चेहरे पर दिख रही थी, लेकिन असल में कयामत आने वाली थी हीथर के लिए। उस दिन हीथर पर कहर टूटा था। जिस पल से हीथर ने पहले घट चुकी उस घटना के बारे में डींगे हाँकना और उसे पूरे विस्तार से बताना शुरू किया, उसी पल से उसके ऊपर कहर टूटा। ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता और कोई जान भी नहीं सकता था, क्योंकि किसी ने सही मायनों में बताया ही नहीं कि हीथर ने असल में मरीना ग्रेग से क्या कहा था। क्रैडॉक ने बीच में ही टोकते हुए कहा, लेकिन आंटी, इस बारे में तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कई बार बताया है। उन्होंने अपनी गवाही में उसकी कही एक एक बात मुझे बताई थी। मिस मार्पल मुस्कुराई और बोली, हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम सिर्फ इतना जानते हो कि वो बीमार थी। उसके बाद भी वो बिस्तर से उठी और उस फंक्शन में गई जहाँ मरीना आई हुई थी। उसने उससे बात की, उसे ऑटोग्राफ लिया और उससे मिली। लेकिन तुमने एक खास वाक्य नहीं सुना, क्योंकि किसी को भी वो इम्पॉर्टेंट नहीं लगा। उस समय हीथर को जो बीमारी हुई थी वो थी जर्मन मीजल्स, यानी कि खसरा। क्रैडॉक के चेहरे पर और भी हैरानी उभर आई। तो अब इस बात का इस सारी कहानी से क्या लेना देना है? मिस मार्पल ने कहा, ये बड़ी ही नामालूम सी बीमारी है। इसमें आपको अपनी तबीयत खराब ही नहीं लगती। आपके चेहरे पर कुछ चकत्ते से हो जाते हैं जिनको मेकअप की परत से दबाया जा सकता है। बस आपको पूरे शरीर में नीम बुखार सा रहता है, लेकिन फिर भी आप इतने सेहतमंद तो होते ही हैं कि अगर चाहें तो लोगों से मिलजुल सकते हैं। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि लोगों को आपकी बीमारी का तब तक एहसास भी नहीं होता जब तक आप खुद उनको इसके बारे में ना बताएं। जैसे मिसेस बेंट्री ने बताया कि उस वक्त हीथर बीमार थी और उसे चिकन पॉक्स या नेटल रैश हो गया था। मिस्टर रड ने कहा कि उसने फ्लू होने की बात कही थी, लेकिन शायद वो जानबूझकर ऐसा नहीं बोल रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हीथर ने मरीना को बताया होगा कि उसे जर्मन मीजल्स हुए थे और उसके बावजूद वो उठकर मरीना से मिलने आई। यही बात इंस्पेक्टर हमारी सारी कहानी का असली जवाब है, क्योंकि जर्मन मीजल्स जो होते हैं वो बहुत ही संक्रामक होते हैं। दूसरे लोगों में ये बीमारी बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी फैल जाती है। और यहाँ आपको एक और बात भी जाननी होगी। अगर अपनी गर्भावस्था के पहले 4 महीने में कोई महिला इसके संक्रमण में आ जाए तो इसके बहुत ही गंभीर नतीजे हो सकते हैं। हो सकता है कि उसका होने वाला बच्चा अंधा पैदा हो या फिर जन्म से ही मानसिक रूप से विकलांग हो। क्यों मिस्टर जेसन रड, मैं ठीक कह रही हूँ ना कि आपकी पत्नी ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो मानसिक रोगी था और वो कभी भी उस सदमे से उबर नहीं पाई। वो हमेशा से अपने लिए एक बच्चा चाहती थी और जब उसे बच्चा मिला तो ये दुखद घटना हो गई। एक ऐसी दुखद घटना जिसे वो कभी भुला नहीं सकी, जिसे उसने खुद को कभी भूलने नहीं दिया और जो उनको अंदर ही अंदर खोखला करती गई और एक बड़े और गहरे घाव में बदलती गई। जेसन रड ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में मरीना को जर्मन मीजल्स हुआ था और बाद में डॉक्टरों ने भी यही कहा था कि उस बीमारी के कारण ही बच्चे का मानसिक विकास रुक गया था और वो विकलांग पैदा हुआ था। डॉक्टर ने मरीना की हेल्प करने की भी कोशिश की, लेकिन शायद वो कुछ कर नहीं सका। वो कभी नहीं जान पाई थी कि उसे कैसे, कब, कहाँ और किससे ये बीमारी लगी थी। जी हाँ मिस्टर जेसन रड, उसे उस दोपहर तक ये बात नहीं पता थी जब तक हीथर ने सीढ़ियों से ऊपर आकर उसे ये सब नहीं बताया था। और उस पर तुर्रा ये कि उसने ये सारी बातें बहुत ही मज़े ले लेकर उसे बताईं। उस औरत ने जो भी किया वो उसके लिए गर्व का विषय था। उसने सोचा कि उसने एक संक्रामक बीमारी के दौरान भी बिस्तर से उठकर जो ये काम किया उससे उसकी बहादुरी झलकती है। उसने अपनी बीमारी को मेकअप से छिपाया और अपनी प्यारी हीरोइन से मिलने चली गई जिसे वो बहुत पसंद करती थी। उसकी योजना सफल रही और वो अपने हीरोइन के ऑटोग्राफ लेकर ही लौटी। वो हमेशा से इस बात को अपनी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर दूसरों को बताती आई थी। हीथर किसी का कोई नुकसान नहीं करना चाहती थी। उसने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा। लेकिन उसके जैसे लोग असल में दयालु तो होते हैं, लेकिन वो इस बारे में विचार नहीं करते कि उनके किए का दूसरों पर क्या असर हो सकता है। वो हमेशा यही सोचती थी कि कोई काम करने से उसके ऊपर उसका क्या असर होगा, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा कि उसका काम किसी दूसरे पर कैसा असर डाल सकता है। और इसी एक गलती की वजह से
उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। आप कल्पना करके देखिए कि मरीना के लिए वो पल क्या मायने रखते होंगे। शायद मिस्टर रड इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। शायद मरीना ने बरसों से उस अनजान आदमी के लिए अपने मन में नफरत भर रखी थी, जिसके कारण उसकी जिंदगी में इतनी दुखद घटना घटी। और फिर देखिए, अचानक उसकी मुलाकात उस इंसान से आमने सामने हो जाती है जो उसकी जिंदगी के सबसे बड़े दुख का कारण रहा। और ऊपर से वो इंसान बहुत ही हंसी खुशी के साथ उस घटना को सुनाए जा रहा है। मरीना के लिए ये अति ही हो गई थी। अगर उसे सोचने का कुछ टाइम मिलता तो शायद वो अपने मन को शांत भी कर लेती, खुद को बहला लेती। लेकिन उसने खुद को समझने के लिए वक्त नहीं दिया। उसके सामने वो औरत खड़ी थी जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, और साथ में उसके बच्चे की भी। वो उसे सजा देना चाहती थी, उसे मार देना चाहती थी, और बदकिस्मती से मारने के साधन उसके पास मौजूद थे। उसके पास उस समय वो खतरनाक दवाई मौजूद थी, कामो, एक ऐसी जानलेवा दवाई जिसकी खुराक लेने के लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा करना बहुत ही आसान होता है। उसने वो दवा अपने ग्लास में डाली। अगर कोई उसे उस टाइम ऐसा करते देख भी लेता तो उसे यही लगता कि वो अपने आप को शांत करने के लिए कोई दवा अपने जाम में मिला रही है। देखने वाला इस बात की तरफ इतना ध्यान भी नहीं देता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद किसी ने उसे ऐसा करते हुए देखा। हालांकि ये मेरा अंदाज़ा ही है। शायद एला ने ये बात देखी। मरीना ने अपना ग्लास मेज़ पर रखा और हीथर की तरफ मुड़ते हुए जानबूझकर उसकी बाह को टहुका दे दिया, और हीथर की सारी ड्रिंक उसकी ड्रेस पर गिर गई। और यहीं से हमारी पहेली की उलझन शुरू होती है। असल में कुछ लोग सही तरीके से सर्वनामों का उपयोग तक नहीं कर पाते हैं। तुम्हें वो बात याद है क्रैडॉक, वो पार्लर मेड वाली बात जो मैं उस दिन घर पर तुम्हें बता रही थी? मुझे केवल इतना पता है जो ग्लैडिस डिक्सन ने चेरी से कहा था। उसने कहा कि उसे हीथर की उस पोशाक की चिंता थी जो ड्रिंक गिरने के कारण बर्बाद हो गई थी। उसने कहा कि उसे ये बात मजाकिया लगी कि उसने ऐसा जानबूझकर किया। यहाँ पर ग्लैडी जब उसने शब्द बोली तो वो हीथर की बात नहीं कर रही थी, वो असल में मरीना ग्रेग के बारे में कह रही थी। जैसे कि ग्लैडी ने कहा, उसने जानबूझकर ऐसा किया, उसने हीथर की बाह को टहुका दिया, उसने गलती से नहीं जानबूझकर ऐसा किया। हम जानते हैं कि मरीना हीथर के एकदम पास खड़ी रही होगी, क्योंकि हमें पता चला था कि हीथर को अपना ग्लास थमाने से पहले उसने अपने रुमाल से उन दोनों की पोशाक पर गिरी कॉकटेल को भी साफ किया था। ये वाकई एक बहुत ही परफेक्ट मर्डर था, क्योंकि देखिए, मरीना ग्रेग चाहती थी कि हीथर इस दुनिया में ना रहे, और कुछ ही देर में हीथर इस दुनिया से जा चुकी थी। हालांकि मरीना ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, और ना ही उसने बाद में इसके खतरे को महसूस किया। लेकिन जब उसे अपने किए का एहसास हुआ तो वो डर गई, बुरी तरह से डर गई। उसे डर लगा कि किसी ने उसे हीथर को टहुका मारते हुए ना देख लिया हो। उसे डर लगा कि अब उसके ऊपर हीथर को जहर देकर मारने का इल्जाम न लगा दिया जाए। ऐसे में उसे अपने बचाव का एक ही रास्ता नजर आया। उसने ऐसा दिखाया मानो उस दिन उसे कोई मारना चाहता था और उसकी बजाय गलती से हीथर मारी गई। उसने जताया कि संभावित शिकार वो खुद थी। उसने अपना ये पैंतरा सबसे पहले डॉक्टर पर आजमाया। उसने डॉक्टर से कहा कि वो उसके पति को इस बारे में ना बताए, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पति को छलना इतना आसान नहीं होगा। उसने बड़े ही कमाल की पारी खेली। उसने अपने ही नाम खत लिखे और उनको अलग अलग जगहों से अलग अलग टाइम पर भेजने का ऐसा इंतजाम किया कि किसी को शक न हो सके। उसने स्टूडियो में खुद ही अपनी कॉफ़ी में जहर मिलाया। उसने बहुत से काम ऐसे किए जो ये गवाही देते थे कि कोई उसे मारना चाह रहा है। बस एक ही आदमी था, सिर्फ एक, जो उसकी इन सारी बातों को समझ सकता था, और वो था उसका पति जेसन रड। जेसन ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, ये सारी आपके दिमाग की उपज है, ऐसा कुछ नहीं है मिस मार्पल। आप चाहे जो भी कहें मिस्टर जेसन, लेकिन असल में आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं सच बोल रही हूँ। आप ये बात जानते थे क्योंकि आपने जर्मन मीजल्स वाली बात को अच्छी तरह से सुना था। आप जानते थे, लेकिन एक दीवाना पति अपनी पत्नी को हर कीमत पर बचाना चाहता था, लेकिन आपको ये एहसास नहीं था कि आप उसे किस हद तक बचा सकते थे। आपको ये एहसास नहीं था कि ये सिर्फ एक मौत को दबाने का मामला नहीं था, क्योंकि उसके अलावा 2 मौतें और भी हुई थीं, गिसेप की और एला की। गिसेप एक ब्लैकमेलर था, लेकिन था तो एक इंसान ही ना। और फिर एला, जिस पर शायद आप फिदा भी थे। आप मरीना को बचाना चाहते थे और चाहते थे कि उसका और कोई नुकसान ना हो। आप यही चाहते थे कि बस उसे किसी तरह यहाँ से दूर सुरक्षित निकाल ले जाएं।
आपने उसके ऊपर 24 घंटे निगरानी रखी ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके। मुझे आपके लिए बहुत अफसोस है मिस्टर रड, बहुत ही ज्यादा। मैं समझ सकती हूँ कि आप इस समय कैसी दिमागी हालत में होंगे। आपने उसके लिए क्या क्या नहीं किया है। आपकी पत्नी एक बहुत ही सुंदर और अच्छी औरत थी मिस्टर जेसन रड। वो अपने आप में किसी वरदान से कम नहीं थी। उसके पास प्यार और नफरत की बहुत ताकत थी, बस उसकी सोच में स्थिरता नहीं थी, और स्थिरता की कमी के कारण जिंदगी एकदम खराब हो जाती है। वो अपने अतीत से पीछा नहीं छुड़ा सकी और भविष्य को कभी उसके असली रूप में नहीं देख पाई। उसने सिर्फ उसकी कल्पना भर ही की। वो एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस थी और सुंदर भी, लेकिन एक उदास औरत थी। क्वीन ऑफ स्कॉट के अपने रोल में वो कितनी अद्भुत लगी थी, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। तभी सीढ़ियों पर सार्जेंट टिडलर दिखाई दिया। उसने क्रैडॉक से कहा, सर, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? क्रैडॉक उसकी तरफ घूमा और सीढ़ियों की तरफ चल दिया। मिस मार्पल ने पीछे से आवाज़ दी, अरे हाँ, याद आया क्रैडॉक। बेचारे आर्थर बैडकॉक का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। वो तो मेले में बस इसलिए आया था ताकि उस लड़की को एक नज़र देख सके जिससे उसने कभी शादी की थी, जबकि मेरे ख्याल से मरीना ने उसे पहचाना तक नहीं होगा। क्यों मिस्टर जेसन, क्या मरीना ने उसे पहचाना था? जी नहीं मिस मार्पल, मुझे नहीं लगता। उसने मुझसे इस बारे में कभी कोई बात नहीं की। वैसे मेरे ख्याल से उसने उसे नहीं पहचाना था। जी हाँ मिस्टर जेसन, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो एक बेगुनाह सीधा साधा आदमी है जो किसी को मारना तो दूर रहा, नुकसान पहुंचाने के बारे में भी नहीं सोच सकता। मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए मिस्टर जेसन, लेकिन क्या जाने से पहले मैं एक बार मरीना को देख सकती हूँ? जेसन ने 1-2 पल के लिए सोचा और फिर हामी भर दी। वो मुड़कर आगे चला और मिस मार्पल उसके पीछे चल दी। वो उनको बड़े से बेडरूम में ले गया और उसने पर्दे थोड़े पीछे खींच दिए। मरीना ग्रेग अपने बिस्तर की सफ़ेद चादर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं और दोनों हाथ जुड़े हुए थे। मिस मार्पल ने बड़े ही कोमल स्वर में कहा, ये मरीना के लिए खुशकिस्मती रही कि उसने नींद की ज़्यादा गोलियां निगलीं। अब उसके पास मौत के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। वो बहुत किस्मत वाली थी कि उसने नींद की ज़्यादा गोलियां लीं, या फिर उनको ज़्यादा गोलियों की खुराक दी गई थी मिस्टर जेसन। जेसन की नज़रें मिस मार्पल की नज़रों से मिलीं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, वो कितनी प्यारी थी, और फिर उसने कोई कम तकलीफ़ें तो नहीं झेली ना अपनी ज़िंदगी में। मिस मार्पल ने अपने सामने पड़ी उस निर्जीव देह को एक बार फिर से देखा और हौले से कविता की आखिरी पंक्तियों को दोहराया। He said, she has a lovely face. God in his mercy lend her grace, the lady of Shalott. दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।